बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका होगा, नहीं हुआ तो हम हाजिर हो चुके हैं आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और नाजरीन, आज का शो भी हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और वैसे भी आपको पता है हर दिन और हर चीज़ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें, ना सिर्फ खुद खुश रहें बल्कि दूसरों की खुशी का बायस भी बन सकें। तो जनाब, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बता दें, इंफोटेनमेंट है, तज्जिए हैं, तबसरे हैं, सेहत के हवाले से डिस्कशन है, समाजी मसाइल को भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो आपने ये 2 घंटे हमारे साथ रहना है और हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। और आप अपना फीडबैक भी, हमें बड़ा कीमती फीडबैक होता है, उससे भी हमें नवाजें। उज़ैर, मैं भी अपना फीडबैक दे दूं कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और कल से बस यही कहें, स्मोक रोग बन चुकी है। स्मोक रोग बन चुकी है। जो लाहौर है वो पहले नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तशवीशनाक बल्कि इंतहाई ख़तरनाक लेवल तक पहुँच गया। AQI जो है पहले 420 तरक्याती तक कामों के पहुंच हवाले से पंजाब में अगर हम देखें, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में लाहौर पहले नंबर पर आया करता था। लेकिन ये बदकिस्मती है, अलमिया भी है कि कंक्रीट के जनाब जंगल खड़े हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में नंबर 1 है ना जो है ना। लाहौर। हाँ, अब वो देखने पहले नंबर पर है और लोगों का बुरा हाल हो चुका है अभी से, बुरा बच्चों हाल का हो खास चुका तौर है पर, जी, बुजुर्गों बीमारियां का। फैल रही हैं, बच्चे शदीद मुतासिर हैं। और हुकूमत ने जी स्कूलों की टाइमिंग भी तब्दील कर दी है। स्कूलों की टाइमिंग अब हम देख रहे हैं कि तब्दील होकर अब बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ये इकदाम किया गया है। मौसम की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। स्मोक किस हद तक बच्चों को इफेक्ट करे, इस हवाले से भी प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। और जनाब, बहुत ही अहम आज़ाद कश्मीर की सियासत हो चुकी है इस वक्त। तो एक बार फिर से तब्दीली की बात सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी तब्दीली लाने के लिए डट गई है और आज बिलावल भुट्टो की जानिब से इस हवाले से अहम और बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। मगर सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से तकरीबन 9 माह पहले तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इससे मुतालिक 2 टोक तज्जिया होगा। प्रोग्राम में बात करेंगे ख़ातीन के हुकूक़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने से मुताल्लिक तारीखी फ़ैसले पर जो फैसला आया है उस पर बहस जारी है। फैसला ख़वातीन को हुकूक दिलाने में किस हद तक मौसर साबित होगा, इस पर माहिर कानून से रहनुमाई लेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाक अफ़गान मुज़ाकरात की। हम इस्तांबुल में देख रहे हैं मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो चुका है, मगर कोई खातिर खा इस हवाले से पेशरफ सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और अफ़गान तालिबान जायज़ मुतालिबात पर भी हट धर्मी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकेंगे, ख़ित्ते में अमन आ सकेगा, नहीं आ सकेगा, इस पर बेलाग तज्जिया होगा। और इसके अलावा जी प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं सर्दी का मौसम आ रहा है और उज़ैर की फ़ेवरेट मछली, उज़ैर हर किसी से डिमांड भी कर रहा है कि मछली खिला दो, मछली खिला दो। पीछे टीम भी आवाज़ें यही लगा रही है कि आज मछली खा लेंगे। वो हमारी मुश्तरका आवाज़ है जो आपको अलग अलग सुनाई दी है। जी, तो मुझे लग रहा है ये वैसे गले ख़राब के लिए भी मैंने सुना है कि मछली खानी चाहिए। आपने नहीं खानी। उसके साथ ना वो खुबानी की चटनी होती है, वो खट्टी होती है। नहीं तो खुबानी की चटनी ना खाएं आप सिर्फ फिश खाएं। और सर्दियों में तो फिश बहुत अच्छी है, आप खुद ही मशवरे देते हैं और बाद में आप मना करते हैं क्योंकि आपने ज़्यादा खानी है। सर्दियों में जी मछली का इस्तेमाल सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और ये किन बीमारियों के खिलाफ मौसर साबित होती है, मछली की अफादियत पर आज हम खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। साथ ही भारत में ताजमहल 7वां अजूबा और मोहब्बत की निशानी तो है ही। ताजमहल की तारीख और हकाइक को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय फिल्म द ताज स्टोरी के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था। इस दावे में किस हद तक हकीकत है और ताजमहल के 22 कमरों की कहानी आखिर क्या है, इस पर मारूफ तारीखदान से बात होगी। और इसके अलावा नाजरीन आपको बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन सा जो ट्रेंड है वो किया जा रहा है, क्या स्टोरी जो है वो टॉप ट्रेंड पर है, किस चीज़ को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं। ये तमाम ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जान लेते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। वैसे तो आज सुबह सवेरे सर्दी का एहसास था, तो हम बताइए मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा।
तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो है 19 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। स्कर्दों की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 13 और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहाँ बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 26 और मिनिमम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 21 और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सवाद, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 18 और मिनिमम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और कुर्रम में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। तो नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर हम देख रहे हैं अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत देख रहे हैं 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो है 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 32 और मिनिमम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में स्मोक छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र हो जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो है 25 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी रहेगी। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला जो है वहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 35 है और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो है 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब, मशरक़ी और साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। नाजरीन, पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सांस लेना मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान में स्मोक को बाकायदा 5वां मौसम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक से मुतासरा 19,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सैकड़ों अफराद सेल्फ मेडिकेशन और जनरल फिजिशियंस के पास निजी क्लिनिक्स पर जा रहे हैं। स्मॉग से सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बच्चे मुतासर हो रहे हैं, जिनमें फ़ज़ाई आलूदगी के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों में जलन और जल्दी अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब भर के स्कूलों की टाइमिंग जो है वो तब्दील कर दी गई है। क्लासेस का वक्त सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिया गया है, जबकि जुम्मे के दिन छुट्टी का वक्त जो है वो दोपहर 12:30 बजे होगा। तो बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता साल पंजाब में स्मोक की वजह से तकरीबन 1.5 माह तक स्कूल बंद रखे गए थे।
फ़ज़ाई आलूदगी बच्चों की सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है और स्कूल जाने वाले बच्चों को स्मॉग से कैसे महफूज रखा जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आलम खान साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो थैंक यू पाकिस्तान। सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमें बताइएगा कि स्मॉग बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक है। बुजुर्गों के लिए तो हमने डिस्कस किया ही है। मुदाफ़ती निज़ाम बड़ों के मुकाबले में बच्चों का कमज़ोर होता है, तो ये जो स्मॉग है ये किस तरह से उन पर असरअंदाज हो रही है? जी, स्मॉग जो है, पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, इफेक्ट ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। adults, okay. उसकी वजह ये होती है कि उनके फेफड़े, लंग्स छोटे होते हैं और जो पोल्यूशन जाती है पर एरिया ज़्यादा जाती है। अब जो इनहेल करते हैं तो उनको ज़्यादा असर होता है, सारे हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो इसमें देखें, जो ये स्मॉग आमतौर पर सर्दियों में होती है और इसलिए हमें इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को और अपने घर वालों को इससे बचा सकते हैं। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि बच्चों का उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी इफेक्ट ज़्यादा है। आजकल हम देखते हैं क्लिनिक्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह से यही है, स्मॉग रिलेटेड इन्फेक्शन की वजह से। सबसे पहला ये है कि देखिए, मैं कहूँगा घर निकलने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं AQI, दैट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप अब क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। मैंने आज भी घर निकलने से पहले गूगल की मैप की ऐप खोलें तो वहाँ पे शो हो रहा होता है AQI क्या है। तो उसके लिए कहते हैं अगर 150 से ऊपर होना तो बच्चों को घर से बाहर कहते हैं नहीं निकलना चाहिए। यानी अब हमारे यहाँ तो जैसे कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमाइज करें, बच्चा कम से कम बाहर निकले। यानी उसको पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, अगर वो ठीक हो तो बाहर निकले, ना हो तो कम से कम निकले। सेकेंडली, बाहर अगर आपने जा रहे हैं तो खेल कूद, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो कम करें। यानी बच्चे खेलते हैं ना, हम अगर पार्क वगैरह में तो ऐसी जगहों पे ना लेके जाए ताकि बच्चे का एक्सपोजर कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है, कहते हैं पार्क में जाने दे, ग्रीनरी होती है, वहाँ स्मोक का इतना ज़्यादा असर नहीं होता। देखिए, स्मोक ग्रीन एरियाज में कम होगी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, तो जब ज्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स उस दौरान, यानी 150 प्लस तो फिर भी होगी। 150 प्लस तो आपको लाहौर की रह रही है, तो इसको होना कि आप मिनिमाइज करें एक्सपोजर को। और जब अगर आप बाहर जा रहे हैं, देखिए फिर उसमें अगर आप तो ग्रीन एरियाज ज्यादा सेफ रहते हैं कि आप उनमें जाएं। डॉक्टर साहब, ये बताइए सिचुएशन किस हद तक बच्चों के लिए वर्स्ट हो सकती है? ये फौरी तौर पर असर करता है स्मॉग बच्चों पे, या फिर इसके असरात 2-4 दिन बाद आपको जाहिर होना शुरू होते हैं? जी, स्मोक के ना मुख्तलिफ असरात होते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये फ्लू, कफ, जो बच्चे पहले एलर्जिक डिसऑर्डर्स के, जिसको हम एस्थमा कहते हैं, उनका शिकार है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो ही वो इनहेल करेंगे ऐसा तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए ये होता है कि सिम्टम्स, बच्चा जब घर आएगा और वो कफ कर रहा है तो बेहतर तरीका ये होता है, एक तो बच्चे को अगर बाहर भेजे तो मास्क पहना के भेजें। ठीक है। अब मास्क, आम मास्क जो है ना वो काम नहीं करता, इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं K95 जो चाइना का आता है, ये N95, वो आपको इजीली मिल जाता है। अब मास्क किस एज से पहनाना चाहिए ये भी बड़ा जरूरी है। मेरे पास पिछले जब ये तरह हुआ स्मोक, तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, 1-1.5 साल के, उन्होंने मास्क पहना था। तो आपको पहले ये बताना चाहिए किस ईयर के बच्चों को मास्क पहनाना है। हर बच्चे को नहीं पहनाना, 2 ईयर से पहले छोटे बच्चे को नहीं पहनाना। ही कैन चोक, उसका सांस बंद हो सकता है बच्चे का, क्योंकि उनको ब्रीदिंग का नहीं पता होता। अगर 2 to 5 ईयर्स का है तो अंडर सुपरविजन पहनाना है, उसको बताइए ना वो खाना शुरू कर दे, वो अंदर ले जाए सारा। क्योंकि 6 ईयर से अबव तो कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन 2 ईयर्स अबव आपने अंडर अडल्ट सुपरविजन उसको पहनाना है। बाहर जाए तो मास्क पहन के जाए और टाइम कम से कम रखे। एक तो ये चीज़ होगी। फिर अगला हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करें। अगर आपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करें, उसके मुख्तलिफ तरीके, आपने सब सुना होगा विटामिन D के बारे में। जी। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर हम बच्चों को, तो हम वैसे भी रेकमेंड करते हैं, छोटे बच्चे जो 1 लीटर से कम दूध पी रहे हैं पर डे और फॉर्मूला मिल्क, तो उनको 1 ड्रॉप डेली दे विटामिन D का। सही। ओके। और अगर बड़े बच्चे 1 साल से 18 साल है तो 600 यूनिट्स, 1.5-2 ड्रॉप्स बनते हैं, तो वो दे। इससे बच्चे की इम्यूनिटी और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, उसकी खुराक बहुत अच्छी रखे, बच्चों की डाइट, क्योंकि आपकी, हम सब की इम्यूनिटी डाइट पे डिपेंड। कौन सी डाइट्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं? उनमें आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, आप गवावा लें, स्पिनच लें, प्रोटीन लें, जैसे आप बात कर रहे थे फिश की, तो फिश देख ले, मैंने कह दिया। ये बहुत, पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, एक थोड़ी सी ना वो नोशन होती है कि बच्चे को अंडा नहीं खिलाना, उसको आपने मीट नहीं खिलाना, उससे हमारी ना मैल न्यूट्रिशन बड़ी कॉमन है, बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है। जब बच्चा कमजोर होगा, ये अच्छी प्रोटीनेशियस डाइट्स है। स्नैक्स में जो मर्जी आप खिला दें, लेकिन जो हेल्दी फूड है वहाँ पे आप नाप तोल कर रहे होते हैं। वो नाप तोल पे डराया जाता है ना कि अंडा गर्म है तो ये नहीं खिलाना। हालांकि सारी बेसलेस चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने डाइट का बता दिया कि ये सारी चीज़ें खाएं, इम्यूनिटी बूस्ट करें, विटामिन D लें, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो स्मोक का जो असर है अगर बच्चे पे हो गया, ये थोड़ा टेम्पररी रहेगा या फिर मुस्तकिल बुनियादों पर कितना डेंजरस हो, डैमेज कर रहा होता है फेफड़ों को? अच्छा देखिए, इनमें ये डैमेज, लॉन्ग टर्म डैमेज तो है,
देखिए जो स्टडीज में बताया कि लोग जो पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज तो लंग्स को करता है। यानी मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी चेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं देखी जब जिस तरह हम अब देख रहे हैं। अब देख रहे हैं क्यों? ऐसे। क्योंकि ये सारे हम सब असरअंदाज हो रहे हैं इससे अब ऐसे जब इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की इंडिविजुअल है, हम किसी पे नहीं डाल सकते। वो ये है कि देखिए हम हर जगह अगर हम इसको रोकना चाहें हम अपने लेवल पे प्लांट्स लगा सकते हैं अपने घरों में, लगा बाहर। सकते हैं, बिल्कुल लगा तो इसको हमें किसने रोका है? अगर हम घरों में प्लांट्स लगाएं हमारे घर की पोल्यूशन कम होगी। अच्छा। घर में हम स्मोकिंग ना करें, ठीक। एग्जॉस्ट लगाएं, एयर प्यूरिफायर लगाएं, ये चीज़ें हम खुद भी तो इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। तो असरात तो इसके लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म भी है और उसकी प्रिवेंशन तो भी है। डॉक्टर साहब प्लांट का भी बता दें कौन सा प्लांट लगाएं, मैं तो आज जाके लगा लूं। स्नेक प्लांट लगाएं। स्नेक प्लांट। इंडोर कोई भी प्लांट हो, अच्छा। जो मनी प्लांट इस घर में जो आप लगाते हैं जो अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है, तो ओके। आप वो लगाएं, आउटडोर भी इंडोर भी, क्योंकि पोल्यूशन कम करते हैं। देखिए मैंने खुद से नहीं बताया, कल डॉक्टर इरफान मलिक थे ना, अच्छा, पल्मोनोलॉजिस्ट, वो यही बता रहे थे। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने बच्चों की सेहत के पेश नज़र स्कूलों की टाइमिंग तब्दील कर दी। अभी हम इंडोर सेफ्टी की बात कर रहे थे कि क्या क्या मैयर्स हम ले सकते हैं और लिए जाने चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो टाइमिंग चेंज की है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए क्योंकि इससे फ़र्क, जितना आपका एक्सपोजर कम होगा उतना आप जितना इंडोर रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, अगर टाइम कम किया है उसका फ़ायदा बच्चों को होगा। लेकिन उससे ज़्यादा करके अगर स्कूल के बाद भी तो बच्चों को आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा ना कराएं पेरेंट्स, और उनको हेल्दी क्लीन इन्वायरमेंट में रखें, उनकी डाइट अच्छी रखें। और सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर आपके हो तो आप बहुत सी स्मोक रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल फ्लू आ रहा है तो आप फ्लू की वैक्सीनेशन करा सकते हैं बच्चों को। जिन बच्चों को फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन होती है, ये माँ बाप में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, दे शुड नो दैट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ द डिजीज। सही। आपकी फ्लू की वैक्सीनेशन आप लगाएं तो बच्चे को फ्लू और कफ की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। अच्छा। तो अब ये कोई बहुत कॉस्टली वैक्सीन नहीं है, तो अगर आप बड़े और बच्चे दोनों लगाएं तो वो कम हो सकती है। सेकेंडली निमोनिया की वैक्सीनेशन, तो ये कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं, तो अब बच्चों के इन्फेक्शन का रिस्क बहुत अच्छा कम है। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता देना वैक्सीनेशन, कुछ लोग घर में भी इलाज करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा अगर बीमार होते हैं, नेबुलाइजर घर में यूज़ हो रहा है, स्टीम दे रहे होते हैं, कितनी एहतियात के साथ करना चाहिए? क्योंकि हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो कितना फ़ायदेमंद होता है? अच्छा देखिए उसमें आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, दवाई जो भी जाए स्टोर से ले लेते हैं। जो नेबुलाइजेशन होती है ये एक मेडिसिन है, कभी भी डॉक्टर की उसके चेकअप के बाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक दवाई इस्तेमाल करते हैं वेंटुलिन नेबुलाइजेशन के लिए, अगर आप वैसे यूज़ करते हैं आपको वो इशू कर सकती है, हार्ट में हार्ट की रिदम में मसला कर सकती है, अगर आपको जरूरत नहीं है। अब ये हर घर वाले यूज़ कर रहे हैं, स्टोर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं। देखिए ये हम यूज़ करते हैं खास प्रॉब्लम्स के लिए, जब चेस्ट में वीज हो, आप अगर वैसे ही यूज़ कराएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगी, बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब कर देती है। अब उसके लिए जो मैं कहता हूँ घरेलू टोटके जो आपने यूज़ करने हैं, और जो थोड़ा सा रिलीजियसली भी आप देखें, उसके लिए मैं आपको बताऊं, शहद हमारे रीजन में बड़ा उसको खा गया जी। अब हम एज अ डॉक्टर्स भी करते हैं, आप साइंस भी ये कहती है इट्स अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। आप अगर बच्चा साल से ऊपर है आप उसको शहद यूज़ कराएं फ्रीक्वेंटली, उससे उसका गला खराब नहीं होगा। आज का सीजन चल रहा है ना, आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके उसको हनी दे बार बार, बड़ों के लिए बच्चों के लिए, उसको उसका गला खराब नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ों के लिए ये भी सुना कि इसमें वो काली मिर्च डाल के भी उसको इस्तेमाल किया जाए तो गला वगैरह आपका बड़ा साफ होता है, ये भी ठीक है? ये गर्म पानी के साथ ही लेना बेहतर है? गर्म पानी के साथ भी सकते हैं, और इस तरह के जो बाकी है टर्मरिक, इस तरह के टोट, इससे भी फायदा होता है, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है। आप दूसरा जो सूप वगैरह यूज करें, सूप का ज्यादा यूज करें। आप बाहर से अंदर आते गार्गल्स करें, नमक के गरारे करा ले, बच्चे की अगर आंखें खराब हो रही है तो बार बार हाथ धुलाएं, क्राउडेड एरियाज में ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी एक जरूरी। सही डॉक्टर साहब, ये तो अब बड़ा लॉन्ग टर्म इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है इसको ख़त्म करने के लिए, और ये तो एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि 5वां सीज़न ये बन चुका हुआ है स्मॉग, इसमें ओवरऑल सबके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? सबको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? अपना डाइट प्लान जो है वो ख़ास तौर पर किस तरह से बदलना चाहिए? कुछ चीज़ें आपने बताई कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए क्या बेहतर है इसमें? जी, उसमें देखिए बैलेंस डाइट ये कि हम जंक की बजाय, स्नैकिंग की बजाय हम फ्रूट्स, जो नेचुरल डाइट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, अमरूद हो गए, गवा हो गए, स्पिनच हो गई, नट्स एंड सीड्स, उसमें जिंक होता है, ये सारी आपकी इम्यूनिटी इनहांस है, जो नेचुरल अल्लाह ने बनाई है। शहद का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें, सूप वगैरह पीना, ये सब आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। और वैक्सीनेशन प्लस ये मिला के प्रोटीन ले, फिश भी ले, चिकन भी ले, जब आप ये बैलेंस डाइट लेंगे आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी
और आप खुद ही ये इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट होगा। ज़बरदस्त, यानी कि आपने अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है इस दौरान और वैक्सीनेशन भी करवानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और यकीनन आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा ये सारी गुफ्तगू का, क्योंकि आजकल स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिसकी वजह से हर घर में बच्चे मुतासिर हैं, बड़े मुतासिर हैं, हर कोई मुतासिर है। तो यकीनन हमें चाहिए कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी करवाएं और उसके बाद बच्चों का ख्याल इस तरह से भी रख सकते हैं कि आप अच्छी डाइट दें। और डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा, कोशिश करें बच्चों का, अब तो दिल होता है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकला जाए, लेकिन आप बस स्कूल की हद तक उन्हें रखें और आजकल घर पे रखें और इंडोर में भी जनाब आप कुछ एहतमाम करें, कुछ प्लांट्स इस तरह के लगाएं, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल आप करें ताकि आप लोग महफूज रहें, सेहतमंद रहें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है और सर्दी का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। इस मौसम में जहां गर्मा गर्म सूप, ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा होता है, वहीं मछली की डिमांड भी बढ़ती है। मछली सिर्फ जायके की बात नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है और माहिरीन के मुताबिक मछली प्रोटीन, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है और सर्दियों में मछली खाने से जिस्म में हरारत रहती है, दिल को मजबूत बनाती है, दिमाग को तेज करती है, जल्द और बालों को सेहतमंद रखती है और सबसे बढ़कर सर्दियों में आपको जोड़ों के दर्द से भी बचाती है, जॉइंट्स पेन से भी आप महफूज है। मगर सवाल ये कि आखिर मछली जिस्म को हरारत कैसे देती है, क्या वाकई ये जोड़ों के दर्द में मौसर है और कौन सी मछली सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखती है, और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता मछली का कांटा गले में फंस जाए तो कौन से घरेलू नुस्खे काम आते हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वन एंड ओनली मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर्दियों में मछली खानी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आना शुरू हुई थी उज़ैर की तरफ से मछली खानी है, तो ये क्यों ज़रूरी है? आपने वर्कआउट किया हो, उसके बाद मछली हो, साथ कोई नान ना हो और कोई भी ना हो और कोई भी ना हो, सिर्फ मछली हो रहा और कोई भी कांटा आपके साथ ही रहेगा। मछली की जो तारीफें हैं वो सारी उज़ैर ने बता दी है, ठीक है ना। खून में हरारत पैदा करती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, हमारी सेहत के लिए अच्छी, दिल की सेहत के लिए अच्छी है। तो अगर मछली आपकी दरिया की हो तो, मछली आपकी नहर की हो तो, फार्मी ना हो, क्योंकि आज और ब्रायलर एक ही है। वो तो जैसे आपने ब्रायलर चिकन खाया वैसे ही आपने ब्रायलर फिश खाई। फिर जिस तरह हम कहते हैं ना कि देसी चिकन खाएं वो सेहत की, इसी तरह देसी जो मछली होती है वो भी सेहत के लिए अच्छी होती है। अब मैं कहती हूँ आपकी बात की तरफ आ जाती हूँ, मछली खानी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आप सीज़न जब आए ना, मैं हर फ्रूट को भी कहती हूँ, सब्जी को भी कहती हूँ, इसी तरह हर तरह के गोश्त, खास तौर पे जो सीजनल होता है, ये मछली हो गई है जैसे, इसको आप सीज़न में कम से कम 4 से 5 बार जरूर खाएं सर्दी से बचने के लिए, ठीक है। हम दवाइयाँ वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करते, सर्दी से बचने के लिए यही टोटके के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को किसी भी फॉर्म में आप खिला सकते हैं। मैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए मैं पहले वो टर्म्स भी बताऊंगी किस तरीके से आप खिला सकते हैं और सर्दी को फौरन से किस तरीके से भगाती है, ठीक है। और इसका सालन पकाने का भी एक अनोखा तरीका मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, अनोखा, मैं तो बनाती वैसे ही हूँ, ठीक है ना। अब आपका सवाल था कि कांटा अगर गले में चला जाए तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। बहुत ही पुराना कदीमी नुस्खा है, मेरी मेमोरी में तकरीबन कोई 400-500 साल पुराना है, जहाँ तक मैंने सुना है, और हो सकता है इससे भी पुराना हो, ठीक है। अगर गले में कांटा फंस गया है, ठीक है, तो उसका इमीडिएटली जो हल है वो, जिस तरह रोटी होती है ना, आपके सामने रोटी है, नान है, ब्रेड है, कुछ कोई भी चीज जिस चीज से भी आप खा रहे हैं, फौरन उसका सुखाने वाला ले लें। बस सही। ये डॉक्टर्स के पहुंचने तक या उंगलियां मार मार के उसको और अंदर घुसा के या जख्म फौरन से नहीं, उसका देखें एक सॉल्यूशन, सबसे इमीडिएटली जो हल है वो ये है कि आपके सामने रोटी रखी है, आप रोटी का ना सादा निवाला सालन के बगैर ले लें, वो फौरन से अंदर ले जाती है। और ये अब से नहीं, जब से मैं पैदा हुई या हमने अपने बड़ों को या उससे बड़ों को, इसलिए भी कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली या मसाले वाला भी खा ले तो उसके बाद वो सादा रोटी का निवाला जरूर लेते हैं, कहते हैं ये बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता, नहीं ये हकीकत है। अच्छा। ये असल में पता है क्या, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि साइंस में और टोटकों में, लेकिन एक्चुअली जो ये टोटके हैं ये सारी इनमें हिकमत है ना। आप करके देखिए, आप सर्च करके देखिए। अब मोस्टली मैं अपने टोटके जो मैं सर्च करती तो मुझे हकीकत मिलती है उसके अंदर से कि ये वाकई ऐसा है। ये आपने बात जो की है ना, बाद में बैलेंस कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है कि अंदर से कंजक्शन खत्म हो जाती है, आप सूखा निवाला। लेकिन स्पेशल अगर किसी को गले में कांटा फंस गया और वो उंगलियां मार मार के उसको अंदर घुसाने की बजाय आप सूखी रोटी का निवाला खा ले। सूखी रोटी का मीन्स के वो नहीं जो सालन के बगैर बनी रोटी। दूसरी चीज, उसका दूसरा हल ये है कि आप जो होता है ना ये ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच ले लें,
अच्छा। हाँ, उसकी चिकनाहट जो होती है ना वो ज्यादा देर तक रहती है। ऑलिव ऑयल हो गया, देसी घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, लेकिन मोस्टली ना ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बताया जाता है। जैतून का तेल लेने तो उससे ही होता है कि कांटा जो होता है वो आराम से निकल जाता है। ये तो आपने कांटे का हल बता दिया ना, अब टाइम की कमी है, वो सूप बताएं जो आप बता रही थी। सूप स्पेशल है, हाँ, सूप बहुत स्पेशल है। मछली का वो हिस्सा जो अमूमन लोग जाया कर देते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? मुंह का हिस्सा। मुंह का हिस्सा, मुंह का हिस्सा। लोग तो कहते हैं सिरे उतार के, वो पूछता है लेके जाने, हम कहते हैं नहीं, हमने क्या करने हैं, हमने क्या करने हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने खुद आजमाया, मैं अपना टोटका लेके, जैसे आपके कल फोन आया था, मैंने बताया था इट्स ओके ये बताना है क्योंकि ये आम आवाम का भला है, ठीक है। देखिए आजकल सबसे ज्यादा आई साइड का प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से? इसकी वजह से सारा दिन बच्चे ये देखते, बड़े देखते हैं स्क्रीन की वजह से। लेकिन आप सीजन में क्या, हफ्ते में एक बार पिलाएं, वो तो सबसे सस्ते वाला हिस्सा जिसको उतरवा देते हैं। मछली का जो मुंह होता है उसको धो के साफ करके, आंखें नहीं निकालनी उसकी, ठीक है। अच्छा, सब कुछ निकालनी, हाँ, सब कुछ अंदर है, साफ कर लें वैसे जिस तरह धो लें उसको, मछली को जिस तरह ब्लड वगैरह लगा होता है। सिंपल जिस तरह हम यखनी बनाते हैं ना, थोड़ा सा आपने पीस, लेट से 4 मुंह है मछली के, ठीक है, उसमें आपने तकरीबन 4 किलो पानी डाल दिया। 4 किलो पानी डालने के बाद, अच्छा एक और तरीका मैं ऐसा बताऊंगी एंड पे कि उसमें स्मेल भी नहीं आएगी, लोग स्मेल से इरिटेट होते हैं। आपने वॉश कर लिया, उसी तरह से नमक लगा के और लेमन लगा के, अजवाइन लगा के वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद 4 किलो पानी के अंदर 4 मुंह आप उसके डाल दें, ठीक है। फिर उसके अंदर अदरक, लहसुन और साबुत खड़ा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के आप उसका बाकायदा एक सूप तैयार करें। उसके अंदर से थोड़ी बहुत बोटियां भी निकलेंगी। आप वो यखनी, या तो अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको तकरीबन 6 महीने से, अगर थोड़ा सा बड़ा है पीने लग गया है, ठीक है, तो आप उसको फीडर में डाल के स्टेन करके यखनी पिला दें। अदरवाइज कंप्लीट सूप की शक्ल दे दें उसको। बोटियां भी उसके अंदर से निकले, सिर्फ मुंह नहीं है, उधर से अच्छी खासी उसकी बोटियां लगी होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कि उस हिस्से में एक तो कांटा नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट गोश्त होता है, जिस तरह मछली का पूरी का होता है। इसी तरीके से आप ये आजमा के देख लें। मैंने आजमाया और बहुत लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आई साइड के लिए इससे बड़ा मैं कहती हूँ कि कोई सूप नहीं है। दवाइयाँ बहुत हैं। सबूत भी आपने देखा कि आपा के साथ उनके बच्चे भी आते हैं। लास्ट टाइम आपकी छोटी बेटी थी, ग्लासेस लगी हुई थी, छोटी बेटी में बहुत फर्क पड़ा हुआ, बहुत फर्क पड़ा हुआ। बड़े वाले की तो अल्हम्दुलिल्लाह उतर गई है। मैं ये आपा इसकी स्किन जो है, कुछ लोग कहते हैं खानी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खानी चाहिए, इसको खा के बहुत प्यास लगती है, क्या करना चाहिए? फायदेमंद है ये भी या नहीं? आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए? हाँ, फायदेमंद है, हम तो खाते हैं। मैं कहती हूँ वो लोग कैसे जो स्किन उतार देते हैं, हालांकि मजा ही उसमें होता है, मजा ही उसमें होता है सारा, उसमें फैट ही के अंदर होता है सारा। अच्छा एक और बात, ये आई थिंक समझ आ गई होगी सूप वाली बात, कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अगली बात की तरफ चलती है। अगली बात ये है कि मैं ये बताती हूँ कि एक ये बहुत आम रिवाज है, क्योंकि पूरे लाहौर में भी मैंने देखा, पूरी दुनिया में भी देखा है, ये कि मछली को फ्राई करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि फ्राई क्यों करते हैं। उसका एक्चुअली जो अपना ऑयल है वो तो आप निकाल देते हैं उस ऑयल के अंदर। सरसों में किया, सरसों नहीं, हाँ ये ठीक है, सरसों का ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग मछली को मछली के तेल में ही फ्राई करें। अब सवाल ये कि मछली का तेल कौन सा है? मछली की अपनी, जो आपने बताया ना कि जो स्किन होती है, तो उसके अंदर मैं कभी भी, चाहे मेरे पास 1 kg अगर मछली है तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच में फ्राई करती हूँ। स्टीम एक्चुअली होता है, हाँ जी बिल्कुल, आप उसको करें, उसका मछली का ना अपना स्किन का ऑयल निकलता है, और आप वो मछली और जो फ्राई की हुई मछली आप खा के देखना। अच्छा, सेहत के लिए 200% आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। मुझे पसंद नहीं है, हम ये फिश ऑयल के कैप्सूल तो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, एक्चुअली जो है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि जब आपको खास तौर पे निमोनिया की शिकायत हो या बहुत सीवियर ठंड लगी हो, बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो इसमें, तो मछली का एक स्पेशल तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी। उस तरीके से आप लोगों ने मछली बनानी। वो तरीका ये है, सादा सा तरीका है कि आप लोगों ने सिर्फ नमक अजवाइन तो लगा के देते हैं उसकी, ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरी सूरत में आप लोगों ने ये करना है कि सिर्फ थोड़ा सा उसको ग्रीस कर ले फ्राई पैन को। इस सूरत में आप नॉन स्टिक फ्राई पैन, ऐसे मैं मना करती हूँ, इस सूरत में आप कर सकते हैं क्योंकि आपने मछली को सेव रखना, उसको ऑयल सेव रखना है। आप उसमें लगा के और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के इसको स्टीम दें। आप रात को सोते हुए, बच्चे हैं चाहे कोई भी, बड़े हैं कोई भी, आपको भी ठंड लगी, आप खा के सो जाए, इंशाल्लाह देखेंगे सुबह जादू हो जाएगा। ना आपको कोई गोली, ना कोई दवाई, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और भी नॉनस्टिक क्यों रेकमेंड नहीं करती आप? मैं नॉनस्टिक इसलिए रिकमेंड नहीं करती कि नॉनस्टिक के इस्तेमाल का लोगों को पता नहीं है। आप ये भी सोचते हैं कि ना मछली खा लिया, मछली के बाद दूध नहीं पीना कि आपकी स्किन खराब हो जाती, इसमें कितनी रियलिटी है? देखिए हमने भी सुना था बचपन से, हम भी नहीं पीते थे दूध छोड़ा, हम तो चाय भी नहीं पीते थे डरते हुए। और कुछ दुकान वाले जो दही की चटनी साथ दे रहे होते हैं, दही की चटनी लोग वो भी नहीं खाते, लोग कहते हैं नहीं, इससे देखिए अभी रिसर्च जो की है ना, जो रिसर्च की है ना, वो कोई खास ब्लड ग्रुप है कोई, उसकी बात सामने आई है कि
चंद एक लोगों को कभी कभार हुआ है, ऐसा ये आम बंदे के साथ नहीं है, ये एक अफवाह फैल गई है। लेकिन दही में मछली बनाते हैं हम तो, दही में मैरिनेट करके रखते हैं, ठीक है, लेमन के साथ दही में मैरिनेट करके रखी, उसको फिर हम ग्रिल करते हैं या हम उसको स्टीम देते हैं, तो वही जबरदस्त होती है कि वो इसमें इतना मुझे कोई ऐसी मेरे रिसर्च सामने नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च सामने आती, जो मैं बात करती मैं वो बताती हूँ, ऐसे ही मैं सुनी सुनाई पे मैं नहीं जाती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त ठीक है, मैं आपकी सवाल का एक जवाब दे दूं। आपने सवाल किया क्योंकि लोगों के फिर वो क्वेश्चन आएंगे कि नॉन स्टिक के ना इस्तेमाल का लोगों को नहीं पता कि उसमें फिर बाद में ना वो स्टील वूल मार के या चमचे मार के उसके स्पेशल एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। करते तो हम भी हैं कभी कभार, लेकिन यह है कि सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का पता है कि वो जो उसका कोटिंग है वो अंदर ना जाए, वो फिर बीमारियों का जबरदस्त। ये सारी देखें सारे मसाइल आपा ने हल कर दिए और मछली खानी है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मछली के फायदे बता दिए और नॉन स्टिक के नुकसान बता दिए, अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो जनाब मसला कोई नहीं है दूध दही का, आप बस मछली खा सकते हैं, खानी चाहिए और अपने आप को सेहतमंद फ्रूट है, आपको जनाब चखना चाहिए, लाजमी चखना नहीं बल्कि भरपूर खाना चाहिए, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा। इसी के साथ जनाब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, तो जनाब मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 दिन से ये मुज़ाकरात जारी हैं। 3 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, मगर अभी तक कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो सकी है। पाकिस्तान अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगान तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की सरपरस्ती ख़त्म करना होगी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। मेज़बान ममालिक भी ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की मुतालबात बहुत ही माकूल और जायज़ हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि उन मुतालबात को मानना दुरुस्त है, लेकिन किसी रिटन एग्रीमेंट की तरफ वो नहीं आ रहे, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स जो हैं वो की जा रही है। और ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं है और तहरीरी वादे से गुरेज कर रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। और ये भी ज़राए का बताना है कि जी अफगान तालिबान के वफ्द को काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतज़ामिया से राबते करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, ताकि काबुल जो इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम करें, जिसकी वजह से शायद रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हठधर्मी और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़ेह हो गए। दोहा में पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के पेश करदा मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। तुर्की कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ्द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझने की कोशिश जारी रखे और तालिबान वफ्द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया गया कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है, जबकि मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ्द को ये बात समझाई है। माहिरीन के मुताबिक अब सारा दारोमदार तालिबान के संजीदा और अमली ताउन पर है। बसूरत दीगर खत्ते में एक नया फैसला कुन मरहला शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है, तो क्या पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे और जो मुतालबात पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं अफगान तालिबान इस चीज़ को समझेंगे, मानेंगे? देखिए, मैं इसको ना बहुत कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाली अप्रोच कहूँगा कि अगर ये जो मुज़ाकरात ये कामयाब होते हैं, बदकिस्मती से जो ये अफगानी तालिबान रजीम ने इंडिया की प्रॉक्सी बनने की जो ठानी है, जो कि वहाँ के गयूर अवाम जो है अफगानिस्तान के, उनकी मेरे ख्याल में मांगों के खिलाफ होंगे, क्योंकि वो 2 सुपर पावर से लड़ चुके हैं। वो कभी भी किराए के सोल्जर्स बनना नहीं चाहेंगे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ के जो कि 45 साल, क्योंकि मेहमान नवाजी कर रहा था, तो लिहाजा एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक पेसिमिज्म वाली अप्रोच है वो भी है, क्योंकि जैसे आपने इब्तिदाइया में कहा कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है अपना काबुल की जानिब से, तो काबुल ठीक है, उनका कैपिटल है, वहां से कंट्रोल करना बिल्कुल बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम काबुल इस वक्त जो है वो जेर असर है इंडिया के, और इंडिया ये चाहता है कि वहाँ बिहार के इलेक्शन से पहले कोई इस तरह की हरकत करे कि जिसमें वो पाकिस्तान को जो उनका ऑपरेशन सिंदूर था उसको 2.0 किसी सूरत में वो लॉन्च करे। तो लिहाजा वेस्ट और ईस्ट की जानिब से
पाकिस्तान पे एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शायद मुसल्लत करने की प्लानिंग है। लेकिन हमने, जैसे मैंने पहले भी अपने मुख्तलिफ मकामात पे कहा है कि हम डे 1 से इंडिया को पढ़ते हैं, और स्पेशली जिसका चाणक्य कौटिल्य है, जिसकी थ्योरी के मुताबिक जो इमीडिएट आपका नेबर है वो आपका दुश्मन है, और आपके नेबर का नेबर आपका दोस्त है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए वेस्ट की जानिब से आने वाली थ्रेट और ईस्ट तो हमारी कंफर्म थ्रेट है, तो लिहाजा उन दोनों चीजों को हम हमें वक्त प्लान रखते हैं। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके और ज़ेर क़यादत जितने कोर कमांडर्स हैं, वो जो भी हमारी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई पिछले हफ्ते, उसमें इन तमाम चीजों का अहाता किया गया। हम जंग नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन से लेस है। हमारे पर रिस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैशनैलिटी, तमाम चीजों की जो है वो हम उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारी सालमियत के ऊपर बात आएगी, हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर बात आएगी, या फॉर दैट मैटर हमारे पर टेररिज्म के अटैक लॉन्च किए जाएंगे, वो भी अफगानियों की जानिब से, कि जिनको हमने इतना जो उनकी मेहमान नवाजी की, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह का जो कौल है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो लिहाजा ये तब उसके अगेंस्ट जाना, इस तरह की चीजें करना ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम वो लीवरेज के तौर पर टेररिज्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया ने अभी उनको अपने वहाँ पे एम्बेसी भी खोली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और मजीद ये कि वहाँ पर उन्हें $1 अरब जो है वो दरिया कुन्नड़ के ऊपर और दरिया काबुल के ऊपर डैम बनाने की भी प्रॉमिस की है। तो लिहाजा जब दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं, तो इस वैक्यूम को इंडिया ने रिकग्नाइज किया, और उनको वहाँ पे पैसों की भी बात की जा रही है, और यही चीज इंडिया की आइसोलेशन जो है उसको उसके जवाब भी बनाती है। तो इंडिया इसका शदीद आइसोलेशन का शिकार है, अफगानिस्तान ऑलरेडी आइसोलेटेड है। तो लिहाजा ये दो जो है मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये दुनिया के अगेंस्ट जो है खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हम वक्त तैयार है, जंग हम चाहते नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर टेररिज्म होगी, और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप उनको रोकें, अपने टेररिज्म को रोकें, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें, अगर उसके ऊपर वो कोई मुस्बत कार्रवाई या बातचीत नहीं करते हैं जो कि वेरीफाइबल हो, तफ्तीश के काबिल हो, तो फिर जंग जो है, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब भी कह चुके, हमारे DSPR भी कह चुके, और हमारे भी वज़ीर दिफा ने भी कहा, तो फिर ओपन वॉर है। लेकिन ओपन वॉर किसी भी सूरत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हक में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब जंग होती है तो पोजीशन में स्ट्रेंथ से फिर आपको सब्जुकेट करना पड़ता है। इंडिया को हमने ऑपरेशन बनाना, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कि पाकिस्तान के हक में भी ये वॉर नहीं है, अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है, और सबको पता है इसका फायदा किसको होगा। अफगान तालिबान खुद भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुतालिबात हैं जायज़ हैं, मगर इसके बावजूद वो तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट की तरफ नहीं आ रहे। अफगान तालिबान रजीम की जो है ये मुआहदा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त काबुल जो है वो ज़ेर असर है न्यू दिल्ली के, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं, क्योंकि जब 2021 में अमेरिकन यहाँ से गए थे तो उन्होंने कुछ सख्त शरीयत वहाँ पे नाफिज की, कि जिन्होंने मुख्तलिफ हकूक जो उनको सब्जुकेट किया। आपके औरतों के हकूक नहीं है, बच्चियां तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं। अब एक अजीब सी सख्त किस्म की जो इस्लाम के भी नॉर्म्स के अगेंस्ट है, उस तरह की शरीयत नाफिज की। तो अब उनकी वहाँ पे देखा जाए तो रिट मौजूद नहीं है, हमारे सफाई प्रोविंस कुन्नड़ के, कंदहार के, काबुल के और मुल्का 2-3 सूबों के, अदरवाइज बाकी तो सारे वॉरलॉर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने रजीम को तूल देने के लिए अपने लोगों की ख्वाहिशों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जाके बिल्कुल वही प्ले बुक इस्तेमाल की जा रही है। जो मोदी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ वर्जशाही करता है, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, या उसी तरह की प्ले बुक जैसे नेतन्याहू के, जिसके अपने इसराइली उसके खिलाफ हैं, इसराइल के अंदर ह्यूमन राइट्स यहूदी जो हैं, तो वो अपने इख्तियार को तूल देने के लिए वो गजा के ऊपर चढ़ दौड़ा था। तो लिहाजा इन तमाम उसी तरह की प्ले बुक को पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इंडिया की शय के ऊपर, कि तुम जंग करो ताकि आपकी यकीनन ये सब इंडिया की शय के ऊपर ही हो रहा है। मतलब अफगान तालिबान जो हैं कलअदम TTP और फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि तालिबान की ये हठधर्मी उनकी अंदरूनी कमजोरियों की निशानदेही करती है, या वो खुद भी कुछ ग्रुप्स पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते? जी, एक तो ग्रुप पे कंट्रोल नहीं रखते, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा TTP के एलिमेंट्स ने भी एक ऐसे उनको दिए हैं, इंडिकेटर्स दिए हैं तालिबान रजीम को, कि वो जाके ISIS के साथ या दाइश के साथ मिल जाएंगे। तो तालिबान को ये खौफ है कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो इनके खिलाफ ही हथियार उठा के खड़े हो जाएंगे। बेसिकली तालिबान जो है TTP के एलिमेंट्स को, या फॉर दैट मैटर डाउन साउथ BLA या BRA के एलिमेंट्स को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं, एज ए लीवरेज के तौर पे देखते हैं, जो पाकिस्तान पे अपनी कार्रवाइयों को या अपनी पॉलिसीज को मुसल्लत करने के लिए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है सिक्योरिटी, जबकि
उधर से अफगानियों के जो 3 पॉइंट एजेंडा है कि आप ठीक है हम सिक्योरिटी को देखते हैं, 2 कि उसको ओपनली मान नहीं रहे या कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको मानते हैं। सेकंड उनके मुतालबा ये है कि हमारी सोवरेनिटी का ख्याल रखें, और पाकिस्तान ने कभी भी उनके सोवरेनिटी के इंटरफेरेंस नहीं की। हाँ, ऑब्जेक्ट जरूर किया कि आप इंडिया के साथ जाके उस तरह से बातचीत ना करें ये जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और नंबर 3 वो ये कहते हैं कि हमारे रिफ्यूजीज को वापस ना भेजें और ट्रेड हमारी जारी रहे। तो लिहाजा वो तमाम एडवांटेजेस तो हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान से, जो पिछले 45 सालों से हम उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी या फॉर दैट मैटर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी। लेकिन अहमद साहब, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के दौर तो चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, और इन केस अगर ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहते हैं तो खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात किस हद तक बढ़ जाएंगे, और इस सूरत में पाकिस्तान की मुतबादिल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर अब टेररिज्म हमारे खिलाफ होगी तो आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस के तनाजुर के अंदर हम हॉट परसूट ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान ने पहले भी प्रूव किया, लेकिन इंडिया के साथ तो चले हमारे ठीक है कि शुरू से हम लोग पिछले 78 सालों से इंडिया ने कभी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं कबूल किया, लेकिन हम अफगानिस्तान जैसे मुल्क जिसको हमने यूएसएसआर से बचाया और यूएस को यहाँ से वापस अपने मुल्क को भेजने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हमने अपनी एक्टिविटीज की, और अब वही जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, तो इसमें हमें दुख का एलिमेंट जरूर है। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम मुल्कों के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अगर ये डायलॉग कामयाब नहीं होते और वहां से टेररिज्म उसी तरह से होती रहती है और वो मैं ना मानू वाली रिट बरकरार रखते हैं, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं मासवाए इसके कि या हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक करें या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें या फिर हॉट परसूट के पीछे जाएं ऐसे तमाम ठिकानों के ऊपर कि जहां पर उनके टीटीपी के या बीएलए के एलिमेंट छुपे हुए हैं। लेकिन फिर जंग को एक वो हवा दे सकती है, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो जो है उसके न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे अगर आप समझते हैं कि कोई लिमिटेड वॉर हो सकती है, जाके खाम ख्याली इंडिया की भी है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस खत्ते के लिए बेहतर है। लिहाजा इसीलिए अमेरिका को इसमें शायद अपना रोल अदा करना होगा। और अगर मुस्लिम ममालिक को देखा जाए तो कतर और तुर्की तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें सऊदीया को भी रोल अदा करना पड़ेगा ताकि इस खत्ते के अमन को हम बरकरार रख सकें और मुस्लिम उम्मा जो है वो इत्तेहाद और यगानियत के साथ एग्जिस्ट कर सकें। जी अहमद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि आलमी दुनिया भी इसमें किरदार अदा कर सकती है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो तो जंगों के हामी नहीं हैं, और जिस तरह से उन्होंने जंगें ख़त्म करवाई हैं उनका बड़ा किरदार रहा है, उनको नोबेल इनाम भी देने का कहा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पर अमेरिका कुछ जो है किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अमेरिकन का इस खत्ते में इंटरेस्ट जरूर है vis-a-vis चाइना। हमने बड़ा डेलिकेट बैलेंस ऑलरेडी रखा हुआ है। ये हमारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अच्छी अप्रोच भी है, और मैं उसको फतह का लफ्ज भी दूंगा कि उसने चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस रखा हुआ है। चाइना को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम दुनिया के साथ अगर चलना है तो सोल सुपर पावर अमेरिकन हैं, तो लिहाजा दोनों के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप जो है वो हमारी प्रायोरिटी के अंदर मौजूद है, जो आपने मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स में भी देखा होगा, और हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो लीडरशिप है उनकी तमाम जितनी एफर्ट्स हैं वो भी हमने वाज़ेह तौर पे देखी होंगी। अमेरिकन का यस यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर मौजूद है, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की जात का ताल्लुक है वो हमेशा अपने आप को पीस ब्रोकर के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो पीस नोबेल प्राइज के लिए भी इस दफा एक कैंडिडेट थे। तो लिहाजा एक और जंग को वो रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने में मेरा नहीं ख्याल है वो हिचकिचाएंगे। और अभी जब एयरफोर्स 1 के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इनके किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन उसका जबकि मुझे रिक्वेस्ट की जाएगी या मैं देखूंगा कि मेरा रोल अब बनता है। तो लिहाजा यस, एक अश्योर्ड किस्म की ब्रोकरिंग ऑफ पीस के लिए अमेरिकन का रोल हो सकता है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसको वेलकम भी करेगा। जी सही, अमेरिका इसमें रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान वेलकम भी करेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर सईद मिन्हाज साहब आपके वक्त का, और यकीनन जिस तरह से सूरत हाल है, तीसरा दौर शुरू हुआ जिसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं सामने आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से। तालिबान कहीं ना कहीं मानने को तैयार भी हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुतालिबात हैं। हालांकि भरपूर कोशिश की जा रही है वहाँ, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि जो मेज़बान मुल्क है तुर्की है, और अगर आप देखें तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह जो कि अगर हम देखें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो स्पेशली वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो वफूद हैं
उन्होंने आपस में हैंडशेक भी किया और उनकी पूरी कोशिश थी कि ये मुआहदा हो जाए, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब हम देख रहे हैं कि मसला सिर्फ इसी नुक्ते पर आकर अड़ा हुआ है कि किसी भी रिटर्न एग्रीमेंट से जो है अफगान तालिबान भाग रहे हैं और सिर्फ वर्बल जो कमिटमेंट्स हैं वो की जा रही हैं, लेकिन दोहा मुआहदा भी मौजूद है। उसके हवाले से भी अफगान तालिबान को कंसर्न्स हैं कि जनाब वहाँ पर जो मुआहदा हुआ फिर हमें अब वो पूरा भी करना पड़ेगा, इसलिए वो तहरीरी मुआहदे की तरफ आने से गुरेज करें और बार बार काबुल की तरफ देखते हैं। इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है, अमन का ख़्वाह है और अमन की बात करता है और अभी भी अमन की ही बात कर रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं, हम पाकिस्तानी तो यही चाह रहे हैं कि भाई दहशत गर्दी ना हो, सरजमीन इस्तेमाल ना की जाए और इनको कंट्रोल किया जाए दहशत गर्दी को। और क्या डिमांड है? बस यही डिमांड है। एक खामोश सा पैगाम है पाकिस्तान का कि अगर आप जनाब नहीं कोई मुआहदा करते, अगर आप दहशत गर्दों को लगाम नहीं डालेंगे तो फिर पाकिस्तान अपना दिफा अमन के पीछे जाएगा, अपना दिफा भी करेगा, अमन के पीछे भी जाएगा, फिर कोई लकीर जो है वो दरमियान में हायल नहीं होगी। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। ख़वातीन पर हम देख रहे हैं घरेलू तशद्दुद और खुला से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फ़ैसले पर इस वक्त बहस जारी है। ये फ़ैसला डॉक्टर सीमा नामी खातून के केस में दिया गया है। मुतासरा खातून ने 2017 में शौहर की दूसरी शादी, जुल्म सितम और घरेलू तशद्दुद की बुनियाद पर मातहत अदालतों में निकाह ख़त्म करने की दरख्वास्त दी थी। फैमिली कोर्ट ने दरख्वास्त पर खुला की डिग्री जारी करते हुए शौहर वकास खान को इद्दत के दौरान 30,000 रुपये बतौर ख़र्चा अदा करने का हुक्म दिया, जबकि खुला की बुनियाद पर डॉक्टर सीमा को सोने के जेवरात और प्लॉट साबिक शौहर को वापस करने की हिदायत की थी। बादशाह पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निचली अदालतों ने खातून की रजामंदी के बगैर खुला का हुक्म दिया और उसे हक महर से भी महरूम कर दिया। ताहम अदालत उस्मा ने इस पर फैसला सुनाते हुए खुला, महर, नान नफ़क़ा की हद तक फैमिली कोर्ट, एपलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का लदम करार दिए और वाज़ेह किया कि अगर शौहर इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करे तो बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक हासिल है और ऐसी सूरत में बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि औरत की रजामंदी के बगैर खुला का हुक्म नहीं दिया जा सकता। और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े तौर पर कहा है कि तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं होता, जहनी अजियत, गालम गलोच, झूठे इल्ज़ामात या कोई भी बदतर रवैया जो है औरत के लिए घर में तज़हीक का बायस बने और इज़्ज़त के साथ जीना मुश्किल कर दे, ये सब भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो तारीख़ी फ़ैसला है घरेलू तशद्दुद के ख़ात्मे और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना मौसर साबित होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून सदोज़ई साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से ये फ़ैसला हमारे सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने के हक़ से मुतालिक तारीख़ी फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले को आप सबसे पहले तो कैसे देखती हैं, इसकी कितनी अहमियत है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन आप देखती हैं कि पॉसिबल होगी? इस फैसले पे जाने से पहले ना मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात ये है कि मैं इन चीज़ों पे बड़ी एक डिटेल में बात करना चाहूँगी कि व्हाट आर द मोड्स कि जिनके अकॉर्डिंग एक निकाह को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास मोड मौजूद है निकाह को ख़त्म करने का, दैट इज़ तलाक। तलाक का मतलब ये है कि एक तलाक या एक मोड जिसके थ्रू निकाह ख़त्म हुआ है वो इनिशिएट हो रहा है एक मर्द की तरफ से, उसके अंदर औरत की विलिंगनेस नहीं शामिल होती, या वो कह सकते हैं कि औरत की मर्ज़ी के बगैर उसको मर्द अपने निकाह से निकाल देता है। ठीक। सो सेकंड मोड इज़ खुला। खुला का मतलब है कि ये प्ली इनिशिएट ही औरत की तरफ से हुई है, मर्द चाहे या ना चाहे, लेकिन औरत अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो ये इनहेरेंट राइट है औरत का निकाह को ख़त्म करने का। और तीसरा तरीका है मुबारात, जिसके अंदर मर्द और औरत ना खुला की तरफ जा रहे हैं ना तलाक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। सो इस सिचुएशन में फैमिलीज दे सिट टुगेदर, द हस्बैंड एंड द वाइफ, द स्पाउसेस दे सिट टुगेदर, वो आपस में बैठते हैं और उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, यानी डिसॉल्व कर देते हैं निकाह को। तो उसको कहते हैं मुबारात। तलाक की सूरत में क्या होता है कि एक मर्द ने जब औरत, बिकॉज तलाक को आमतौर पे ज़्यादती का नाम दिया जाता है कि औरत तो रहना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, लेकिन मर्द घर बसाने के ख्वाहिशमंद नहीं था, तो उसने औरत को छोड़ दिया। इस सिचुएशन में औरत को जितना भी महर है वो मिलता है और महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुला के केसेस आते हैं कि जहाँ पे औरत इनिशिएट कर रही है, मे बी मर्द रहना चाहता हो, लेकिन किसी भी वजूहात की बिना पे औरत मर्द के साथ रहना नहीं चाहती,
वहाँ पे उसको महर वापस करना पड़ता है। कुछ सिचुएशंस में 50% करना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस में पूरा महर वापस करना पड़ता है। और मुबारात की सूरत में भी जो चीज़ें एट द टाइम ऑफ शादी उसको गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं, इवन खुला में भी जो शादी के या निकाह के मौके पे गिफ्ट के तौर पे जो भी कुछ औरत को दिया जाता है वो खुला के टाइम पे भी वापस नहीं करती और मुबारात में भी जो है वापस नहीं करती। आपने बात की सुप्रीम ट्रायल कोर्ट के फैसले की जहाँ पे औरत की मर्जी के बगैर खुला जो है वो नहीं हो सकती। तो देखिए, औरत की मर्जी के बगैर तो खुला वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि खुला को इनिशिएट करने वाली ही औरत होती है, तलाक को इनिशिएट करने वाला मर्द होता है। तो औरत की एक हमारे पास जर्नल फिनोमिनन है इस्लामिक लॉ में भी और आपके नेशनल लॉज में भी कि काजी कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ हस्बैंड एंड प्रोनाउंस खुला। अब उस सिचुएशन में बहुत सारे मर्द हजरात कहते हैं क्योंकि वो केस को प्रोसीड नहीं करते कि हम तो ये चाहते ही नहीं है, लिहाजा जो है वो एक्स पार्टी डिसीजन की तरफ केस चला जाता है, लेकिन औरत को खुला हो जाती है। तो इस सिचुएशन में मर्द की ही मर्जी शामिल नहीं होती, लेकिन खुला जो है वो इटसेल्फ करार दे दी जाती है। सही। अच्छा सिद्रा, जैसे कि आपने खुला की बात की कि अपनी मर्जी से ही औरत के खुला होती है, अब हक महर की भी आपने वजाहत दे दी कि किस सूरत में आपको हक महर जो है वो देना होगा, किस सूरत में आप नहीं दे सकते। अब अगर खुला ले रही है तो हक महर जैसे कि आपने भी बताया कि अब वो यानी कि वापस करेगी ही करेगी, लेकिन यहाँ पे ये वाजे किया गया कि हक महर वापस करने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि बास केसेस में ऐसे भी होता है कि औरतों को अजियत दी जाती है, मारपीट की जाती है, लेकिन कहा जाता है तलाक नहीं दूंगा, खुला लेना है तो ले लो, तलाक नहीं मिलेगी। वो ये भी एक अजियत, जहनी अजियत होती है। अब दूसरी शादी वो कर लेता है, उस सूरत में पहली बीवी जो अजियत का भी शिकार है, खुला भी मांग रही है और ज़बरदस्ती उसको तलाक भी चाहिए, उस सूरत में फिर उसका कौन वाली वारिस होगा? उसको तो फिर बेसुरा समानी की हालत में चाहे बाहर भी निकाल दे मर्द। लीगल टर्म में उसको कहते हैं डेसोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। यानी एक मर्द के गलत रवैये की वजह से जो खुला इनिशिएट हो रही है या जो निकाह डिसॉल्व हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, उस सिचुएशन में किसी किस्म का हक महर वापस नहीं होगा, उस सिचुएशन में किसी किस्म का गिफ्ट वापस नहीं होगा, उस सिचुएशन में 3 महीने जब तक इद्दत चल रही है औरत मेंटेनेंस जो है वो उसकी भी हकदार होती है। और क्योंकि वो निकाह तोड़ा ही इस बेस पे गया था कि मर्द का रवैया अच्छा नहीं था। मुस्लिम फैमिली लॉज आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि दैट डेसोल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी है। अच्छा, फिर आपने बात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो बहुत बाद में आया है, लेकिन जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वायलेंस के या हरेसमेंट के। मारपीट तो बहुत ज़्यादा बाद का फेज़ है, लेकिन तानाजनी, गालम गलोच और कोई भी ऐसे अल्फाज, जुमले, अलकाबात के जिसके बाद एक औरत जो है वो सिर्फ एक औरत नहीं, इवन जब हम हरासमेंट की बात करते हैं या वायलेंस की बात करते हैं तो लॉ जो है ही इंक्लूड्स शी। लॉ का ये एक फिनोमेना है, लॉ में जगह जगह आपको ही नजर आएगा, बट ही इंक्लूड्स शी। कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप तानाजनी कर रहे हैं, आप उसको बुरे बुरे नामों से बुला रहे हैं, आप उसको जो है वो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी औरत खुला की तरफ जा सकती है, वो निकाह को डिसॉल्व करने की तरफ जा सकती है। मारपीट तो जो है वो तो आपके पीनल कोड के अंडर आ जाता है ना, वो तो आपके वहाँ पे तो क्रिमिनल ट्रायल चल पड़ते हैं, क्योंकि जब मारा है, पीटा है, जिस्म के ऊपर निशान आ गए हैं तो दैट इज अ क्राइम। लेकिन आपकी बाकी लिटिगेशन तो सिविल लिटिगेशन है ना, कि जहाँ पे आपने निकाह, तलाक, शादी, ये सारी तो आपकी बात से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो है पॉइंट निकलता है कि जिस तरह से आपने बात की कि खुदा न खासा कोई तशद्दुद का वाकया पेश आता है और फिर मेडिकल करवाया जाता है, कितना वक्त जो है वो अहम होता है उसके अंदर आपको मेडिकल करवाना चाहिए ताकि आप कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकें और लीगली भी जो आपका केस है वो ज़्यादा मजबूत। अच्छा, अब इस चीज़ में मैं आपसे 2 बातें करूंगी। पहली बात तो ये कि यूजुअली क्या होता है कि जब कोई औरत तशद्दुद का शिकार होती है तो वो प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ चली जाती है। किसी भी सिचुएशन में आपने प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट अस्पताल मेडिकल नहीं डील करते। आप जाएं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे मेडिको लीगल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, मेडिको लीगल केसेस बनते हैं वहाँ पे। थाने की एक चौकी मौजूद होती है, किसी का रेप का इशू आता है, किसी का खुदा न खासा का तेजाब का इशू आता है, किसी का अगर मारपीट का इशू आता है तो फौरन जो है वो वहाँ पे एक रिपोर्ट बना दी जाती है और लेटर ऑन स्टेजेस पे वही मेडिको लीगल ऑफिसर जिसने आपको चेक किया था उसकी जो है एक उसको हाजिरी
कोर्ट के अंदर भी होती है, जस्ट टू गिव द गवाही। जी। सेकेंडली, आपने एटलीस्ट मतलब आप जितनी जल्दी जा सकते हैं जाएं, लेकिन 48 आवर्स से ज़्यादा का वक्त ना लगाएं, क्योंकि जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा आपके जिस्म के निशान चले जाएंगे, आपका जो है, देखिए किसी ने आपको हाथ भी लगाया ना, हम जब फोरेंसिक्स कराते हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंसेस रह जाते हैं फोरेंसिक्स में। लेकिन सिमिलरली एक ऐसी सिचुएशन में, मैं पिछले दिनों एक केस देख रही थी कि एक औरत की गर्दन, सर की भी हड्डियाँ तोड़ दी, ससुराल वालों ने भी जुल्म किया और शौहर ने भी जुल्म किया, शी वॉज अ विक्टिम ऑफ रेप एज वेल। तो ऐसी सिचुएशन में भी फौरन से आपने जाना है सिविल अस्पताल में, आपने गवर्नमेंट अस्पताल में जाना है, किसी सूरत आपने जो है वो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको डील नहीं करते, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर चौकी मौजूद होती है जहाँ पुलिस भी बैठा हुआ है और मेडिकल लीगल ऑफिसर। बिल्कुल सिद्रा, मकसद भी यही था कि लोगों को उनके खवातीन को खास तौर पर अपने राइट्स पता हो और उन्हें पता हो कि किस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जाना है और अपनी कंप्लेंट जो है उन्होंने लॉन्च करनी है। अच्छा सिद्रा, वापस हम उस केस पे आ जाते हैं जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ मामलात में जो आपको महर है वो वापस अदा करना होता है, लेकिन इसको माफ़ कर देने में कितना भला है, कितनी बेहतरी है इसमें, दीनी अहकामात से, शरई हैसियत से भी देखें, कानूनी एतबार से भी अगर हम देखें तो मुनासिब नहीं है तर्ज अमल कि आपने किसी को कोई तोहफा दिया और आप जनाब उसका बाद में वापस तकाजा कर लें कि ये मुझे वापस दिया जाए। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि मौशरती सतह पर इस अदालत उस्मा के फैसले से खवातीन के हुकूक कितने इंश्योर होंगे और कितना फ़ायदामंद होगा? अच्छा देखिए, महर की ना कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर नहीं है शरिया में। मिनिमम एक खजूर भी हो सकती है और मैक्सिमम लिमिटेशन का जो एक बहुत बड़ी दलील है वो हज़रत उमर की शूरा का एक वाक़या है कि जहाँ पे हज़रत उमर की शूरा में ये बात इनिशिएट की गई थी कि औरत के महर की मैक्सिमम हद को मुकर्रर कर दिया जाए। तो एक खातून पार्लियामेंटेरियन ने उठ के ये बात कही थी कि जिस चीज़ की हद अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की तो उमर कौन होता है उसकी हद मुकर्रर करने वाला। सो ना मिनिमम क्राइटेरिया है कोई, ना मैक्सिमम क्राइटेरिया है। आप देने को एक खजूर भी दे सकते हैं और आप सोने के पहाड़ भी दे सकते हैं। जहाँ तक बात है कि महर को माफ़ कर देना, तो अगर ये हुक्म है कि महर माफ़ करना एक एहसन तरीका है, तो ये हुक्म भी है कि महर को जल्द अज जल्द अदा करना भी एहसन है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों अहकामात जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम चल रहे हैं। अगर औरत माफ़ कर देती है तो उसके लिए जज़ा है, लेकिन अगर मर्द अदा कर देता है फौरन से तो उसके लिए एग्जैक्टली। तो इस्लाम का इक्विलिब्रियम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हुआ है। सेकेंडली आपने जी 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 बोलें, आप कंटिन्यू करें। आपने जो है वो बात की थी दूसरी शादी के हवाले से। तो देखिए, दूसरी शादी जो है ना उसके बारे में भी इस्लामिक लॉ और आपके स्टेट लॉज बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। सही। दूसरी शादी मर्द का इनहेरेंट राइट है एज पर कुरान, बट एज पर कुरान जब हम उसकी ही ट्रांसलेशन और तफसीर को उठा के देखते हैं तो हमें बहुत वाज़ेह अहकामात मिलते हैं कि औरत की मर्जी के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। बट इजाज़त और मर्जी में फ़र्क है यहाँ पे, कंसेंट एंड परमिशन। हम अगर लीगल लैंग्वेज में या लीगल टर्मिनोलॉजी में भी इसको देखते हैं तो कंसेंट एक अलग चीज़ होती है, परमिशन एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे कंसेंट, औरत की कंसेंट के बगैर अगर मर्द दूसरी शादी कर रहा है तो उस सिचुएशन में मिनिमम उसको जो है वो 3 से 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए उसको जुर्माना भी है। सो इन सच सिचुएशंस देखिए, निकाह नामा की जो रजिस्ट्रेशन है या जो निकाह नामा फॉर्म है, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि वर्बल इजाज़त दे दी तो क्या ज़रूरी है कि यूनियन काउंसिल से जो है वो इजाज़त नामा निकलवाया जाए। तो निकाह नामा तो वैसे भी आपका जो है वो बैक इन 70s एंड 60s एक डॉक्यूमेंट बना था, तो उससे पहले भी तो वर्बल निकाह ही हो रहे थे ना। तो सिमिलरली इसी किस्म के फ्रॉड्स को ख़त्म करने के लिए अब अगर वो मर्द जाके कहता है कि इजाज़त तो मिल गई है मुझे उसकी मर्जी मिल गई है, उसको एतराज़ नहीं है, तो अब इन सारी चीज़ों को कंसेंट फॉर्म होता है जो औरत अपने अंगूठा भी लगाती है, साइन भी करती है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि मेरी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो यूनियन काउंसिल में जमा होता है जहाँ पे मर्द ने जाके। अच्छा सिद्रा, अब जिस तरह से ये फैसला है, ये सारी सिचुएशन में जैसे कि आपने भी कहा खुला तो औरत का राइट है, वो ले सकती है, लेकिन ये जो फैसला आ जाना कि अब उसकी मर्जी के मुताबिक जी अदालत खुला दे सकती है, तो पहले क्या रुझान था? क्या पहले मर्जी के मुताबिक खुला नहीं हो रही थी अदालतों में या फैमिली कोर्ट में, क्या रुझान था? देखिए, मर्जी ही के मुताबिक खुला होती है। खुला के अंदर जैसे मैंने सबसे पहले क्लैरिफाई किया था कि खुला तो है ही औरत की तरफ से ना, ये हक तो अल्लाह ताला ने खुला का औरत को दिया है। मर्द को जो अल्लाह ने हक दिया वो तलाक का हक है। सो पहले भी औरत अपनी ही मर्जी से खुला के केसेस लेके जाती थी, लेकिन होता क्या था, समटाइम्स बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमने खुद डील किए, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा होता था,
और बैक एंड पे जो है वो पेरेंट्स को प्रेशराइज कर दिया जाता था, या बैक एंड पे जो है वो ताया चाचा मामू फूफो उठ के बातें करना शुरू कर देते थे, और अल्टीमेटली क्या होता था कि औरत खुला का केस वापस ले लेती थी और शौहर के साथ चली जाती थी। और फिर उसके बाद दोबारा से उसी सिचुएशन का शिकार हो जाती थी। तो इन सच सिचुएशन खुला तो है ही औरत की तरफ से, और इसमें यह है कि औरत ही की मर्जी शामिल है तो वो खुला का केस इनिशिएट करेगी, अदरवाइज तो उसके बिहाफ पे कोई और उठ के खुला का केस नहीं कर सकता। अच्छा सिद्रा, एक सिचुएशन ये भी है कि अगर दोनों साहिब हैसियत हैं और एक दूसरे को कोई तोहफे तहफ़ का तबादला भी होता है जो कि अमूमन होता है, तो उसके हवाले से फिर क्या है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है, तलाक या फिर खुला की सूरत में, क्या वो भी लौटाना होंगे या फिर उस हवाले से क्या लीगली इसका बनता है? इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ हम इसको हिबा कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ वेडलॉक जो भी चीज़ें हिबा की गई हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। आपने चाहे एक मोबाइल गिफ्ट किया है या बहुत बड़े से सेक्टर में प्रॉपर्टी नाम लगा दिया, हिबा जो है गिफ्ट डीड के अंडर कोई भी चीज़ अगर दी गई है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो आप वापस नहीं मांग सकते, किसी सूरत क्लेम नहीं कर सकते। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। जिसको जो भी शकूक व शुबात रह चुके थे इस केस के हवाले से, इस फैसले के हवाले से, वो सिद्रा ने क्लियर कर दिए हैं। यकीनन वैसे तो तलाक की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, बहुत ही नामुनासिब सा एक अमल है, लेकिन यस इस तरह की चीज़ें जब हो तो खुश उसलूबी से हों, हक महर वापस करना ना करना, ये जैसे कि दोनों ही पॉइंट्स सिद्रा ने रख दिए हैं, इस्लामी पॉइंट भी रख दिया है, कानूनी पॉइंट भी रख दिया है। अब उसके सिचुएशन यही है कि आप बड़े दिल का मुजाहरा करें आई थिंक, और बेहतरी के साथ जी अलहदगी करें ताकि कोई किसी को भी मसाइल ना हो, दोनों पार्टीज को कोई इस फैसले से बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, तारीखी फैसला, और इससे जो ख़वातीन के हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा, और इस पर जो अमल दरामद करने वाले हैं, फैसला तो हो गया लेकिन जो इस पर अमल दरामद करवाने वाले हैं उन्हें भी इस हवाले से ट्रेन किया जाएगा। तो जनाब उम्मीद रखते हैं कि इस हवाले से कोई उनका कोई रिफ्रेशर कोर्स जो है वो भी करवाया जाएगा, ख़ासतौर पर जो पुलिस एहलकार हैं, तो बहुत इसके अच्छे जो नताइज हैं वो सोसाइटी पर मुरतब होंगे ख़वातीन के लिए। इसी के साथ जनाब वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आलूदगी की तो हम बहुत बात कर ही रहे थे कि लाहौर नंबर 1 पर है, लेकिन जिंदा दलाने लाहौर की बात करें, अगर हम लाहौर जिसे जी शहर का दिल भी कहा जाता है, तो यहाँ के लोग दिल वालों का शहर है, ऐसे ही है, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और रिवायती खेलों से भरपूर मोहब्बत रखने वाले, और इन्हीं रंगों और रिवायतों को जिंदा रखने के लिए वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से शालामार गार्डन्स में एक शानदार इवेंट का एहतमाम किया गया है, जहां पंजाब के रिवायती खेलों को एक बार फिर जिंदा रखने की खूबसूरत कोशिश की गई है। इवेंट में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और एंजॉय भी किया। इस हवाले से रुबीना यूसुफ ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी शालीमार गार्डन में, जहाँ वॉलेट सिटी की जानिब से एक ज़बरदस्त इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर उन गेम्स को दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है जिन्हें हम बचपन में खेला करते थे। यहाँ पर बच्चे और बड़े सब उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा बचपन में आपको कौन सा खेल पसंद था? मुझे तो वैसे सारे पसंद थे, हम तो बहुत ज़्यादा प्ले करते थे। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर आके कोई पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे आके मैंने तो नहीं, मेरी देवरानी ने एक ज़रूर किया है। ठीक है, और उसने एंजॉय भी किया है। ठीक है, उसने रेस में लिया था। हाँ, तो उसने एंजॉय किया है। क्या समझते हैं कि जो हमारे रिवायती खेल हैं उन्हें हम दोबारा किस तरह से ज़िंदा कर सकते हैं? ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि घरों में बच्चे तो और कोई है ही नहीं, प्ले ना बाहर निकलते हैं, मोबाइल्स हैं, मोबाइल गेम्स हैं और वीडियोज़ हैं, वो सारा दिन देखते रहते हैं।
तो ऐसे ही इवेंट रखने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना एक्साइटेड है ऐसी एक्टिविटीज़ को देखकर? बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों में ख़ास तौर पे, और आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वॉल्ड सिटी पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बड़े खूबसूरत से आफ्टर 1 वीक आफ्टर 1 मंथ एक छोटे छोटे इसने प्लेइंग इवेंट्स अरेंज किए हैं। ठीक है। जिनमें ड्रम सर्कल्स इवेंट होता है, इसके अलावा बच्चों की गेम्स है, रनिंग है, इसके बाद स्किपिंग्स है, इसके अलावा ज़बरदस्त है, इसके अलावा यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो तमाम लोग बच्चों की एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया? जी मेरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने किया? मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। जबरदस्त। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई भी इवेंट अरेंज किया जाता है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे आजकल के जो पेरेंट्स उनके हाथों में ये मोबाइल दिए रखते हैं। बिल्कुल। और फिजिकली एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करवा रही है। पहले तो कभी कभी सुनने में मिलता था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। वॉल्ड सिटी लाहौर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अलहमरा में भी, इधर अब जैसे शालामार बाग में इन्होंने ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ रखी हैं। सारे जो पुराने रवायती गेम्स थे वो करवाए हैं इन्होंने, बहुत कुछ करवाया इन्होंने। मदर्स को भी पार्टिसिपेट करवाया, बच्चों को भी करवाया है। बच्चे बिल्कुल बोर नहीं हुए। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। ज़बरदस्त। आपने भी कोई पार्टिसिपेट किया किसी गेम में? नहीं, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, विन भी किया उन्होंने, और बहुत अच्छा रहा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों को मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कुछ दिए हुए हैं, तो ये आप घर से लेकर आई हैं या उन्होंने प्रोवाइड किया? नहीं, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। जब आए थे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने नीचे सारे टॉयज रखे हुए थे ताकि यहाँ पे प्ले करें, और बड़े बच्चों के लिए 1 by 1 गेम्स अरेंज की हुई थी। गर्ल्स का अलग हो रहा है, बॉयज़ का अलग हो रहा है, फिर कंबाइन भी हो रहे हैं। बैलून के लिए गेम्स हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। जी नाज़रीन, मेरे पास अभी बच्चे मौजूद हैं और ये भी खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे घरों पर बस स्क्रीन्स देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बच्चों से बात करते हैं कि उन्होंने किस गेम में पार्टिसिपेट किया। अस्सलाम वालेकुम। आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किया? ये बहुत छोटी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किया? मैंने रेस में। और आपने जीता? आप हार गई, कितना दुख हुआ? हार गई थी तो? नहीं दुख हुआ, क्योंकि हार जीत तो हमारा हिस्सा है। और आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किया? मैंने टग ऑफ रोप में और भागने वाली रेस में और सैक रेस में हिस्सा लिया। आपने कोई गेम जीता आज? हाँ जी। कौन सा गेम? सैक रेस। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? टेरामोट। ओके। और आपने जीता? कोई बात नहीं। मुझे बताइएगा किस गेम में पार्टिसिपेट किया? मैंने रस्साकशी में। रस्साकशी में किया था। जीती आप? जबरदस्त। और आपने? मैंने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया। कौन सी गेम जीत गई आप? जीती तो मैं कोई भी नहीं। कोई बात नहीं। आप सैड तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है। और वैसे आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6। ओके, थैंक यू सो मच। वॉल्ड सिटी की जानिब से होने वाले इवेंट के ऑर्गेनाइजर जुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप गेम्स करवा के बच्चों को कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं, और मतलब थक चुके हैं आप? मतलब कि मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, और मेरा शौक़ था कि बच्चों को उनकी गेम्स में, जिन गेम्स को देख के मतलब कि खेल के हम बड़े हुए हैं, लाइक बैडमिंटन हो गया है यहाँ पर, आपने स्टैपू देखा है यहाँ पर, आपने रस्साकशी देखी है आपने यहाँ पर, आपने बैडमिंटन देखा है, कैरम देखा है। ये वो फिज़िकल गेम्स हैं जिनकी वजह से हम मतलब कि एक्टिव रहते थे। आजकल के बच्चे गेम्स में हो गए हैं, तो ये एक्टिविटी करवाने का मकसद एक तो लाहौर की गेम्स को दोबारा से रिवाइवल है, और एक लाहौर की आवाम को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए हमने शालामार बाग में ये मुनक़्क़िद किया। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि दोबारा से हमारी जो गेम्स हैं उनको ज़िंदा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारी गेम्स को दोबारा रिवाइवल करने का मकसद ये है ताकि हमारे बच्चों को भी, ख़ुद के बच्चों को भी ये पता चल सके कि ये गेम्स हुआ करती थी, और इन गेम्स की वजह से वो लोग अपने अंदर, बच्चे जो हैं अपने अंदर एक एनर्जी, एक बूस्ट फील करते हैं, और वो सेहतमंद भी रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ शालामार बाग में आपको कितना रश नज़र आ रहा है। हर बच्चा कह रहा है कि मैंने भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, हालांकि उन्होंने 2 और 3 टाइम किया है, लेकिन उसके बावजूद वो जाने का यहाँ से नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल। आप समझते हैं कि बच्चों को हम जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं? बच्चों को चाहे तो स्क्रीन पर बिठाए रखें, चाहे तो हम उनको गेम्स में इन्वॉल्व रखें। एग्जैक्टली। आजकल की हमारी लाइफ देखें आपके, कितनी हमारी लाइफ बिजी हो गई है। हमने बच्चों को कुछ करवाना हो, हम उनको मोबाइल
मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए ताकि हम बच्चों के माइंड को मोल्ड कर सकें और उनको बता सकें कि इस एक्टिविटी की वजह से वो हेल्दी भी रह सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं खुद खेल रही थी और मुझे आइडिया हुआ कि कितना ज़बरदस्त है खेलना, कितना ज़रूरी है। मुझे स्वेटिंग आना स्टार्ट हो गई है। जैसे हम घरों पे बैठे रहते हैं तो हम बिल्कुल वो हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, बस सोने की ख्वाहिश करते हैं, मोबाइल देख रहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे तो हमारी जो लाहौर की सकाफ़त है वो हमेशा से रंग, खुशबू और खेल से भरी रही है और अब फिर दोबारा से इन चीज़ों को ज़िंदा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। जी तो नाजरीन, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी और लाहौर की रिवायत और जी खेलों का मज़ा, वाह। आपको कौन सा खेल वहाँ इसमें से अच्छा लगा जो आप बचपन में भी खेला करती थी? मैं बचपन में तो यादें ताज़ा हो गई हो देख के रिपोर्ट? मैं बचपन में वैसे वो तो नहीं जो आप ब्रेक में बता रहे थे। नहीं ऐसा कोई खेल नहीं, लेकिन मैं तो गुड़िया, मेहमान आ गए, अच्छा। गुड़िया और भालू शालू वाले खेल खेलती थी। कोई आउटडोर वैसे इतनी एक्टिविटी नहीं थी। भालू फिर खाली नहीं होते, साथ चॉकलेट्स भी होती हैं भालू के। ये तो है, लेकिन बस जो भी खेल है आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें जारी हैं और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक है। सिंध हाउस इस्लामाबाद की सियासत जो है वो फिर गर्म हो गई है और आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 वज़रा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप और मुहाजिर अरकान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ये दावा करी है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए नंबर गेम जो है वो पूरी है और 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल कर ली गई है। तो अब देखना यह है कि ये तब्दीली कैसे मुमकिन होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और साथ साथ फरियाल तालपुर साहिबा खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत हुई और उन्हें एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया गया है, मगर उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। और गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान ईवान सदर में एक अहम बैठक हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की मुद्दत में अभी तकरीबन 9 माह बाकी हैं और इतने कम अरसे में हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि ये तब्दीली की ज़रूरत पिछले काफ़ी अरसे से इस हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं, 30 माह के करीब हो गए हैं और इस अरसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसअंडरस्टैंडिंग हुकूमत बनते ही काफ़ी देर से शुरू हो गई थी और अखबार में सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये बढ़ गई आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के साथ साथ जो है वो फिर नून लीग ने भी बाकायदा एलानी का ऐलान कर दिया कि मैं अलग होना चाहते हैं और इस सूरत हाल से फिर पीपल्स पार्टी चूँकि बड़ी पार्टी है इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद नंबर के एतबार से उन्होंने फिर फैसला किया कि इस अरसे में हुकूमत बनानी है। ये अरसा अगरचे बहुत कम है, इंतखाबात तक बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और उसमें 2-3 महीने आखिरी जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। हुकूमत का सारा फंक्शन तकरीबन न होने के बराबर होता है, इसलिए बहुत कम मुद्दत है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है, उसमें साहब जैसा
तो जी यकीनन अतीक साहब, हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से। तो ये तब्दीली कितनी मौसर साबित होगी, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त होने जा रहा है ये मामला? देखिए, इतने थोड़े वक्त में कोई हुकूमत ज़्यादा मौसर साबित हो, इसके बारे में जो मेरा तजुर्बा है साल का हुकूमत का अपोजिशन का, तो मैं नहीं कह सकता कि इतने थोड़े अरसे में कुछ ज्यादा बात आप डिलीवर कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक अनरेस्ट मौजूद है। आज़ाद कश्मीर सरदार साहब, बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये कि फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो आप अगले टेन्योर के लिए अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हुक्मरान जमात। देखिए, ये पर इसका दुरुस्त जवाब तो पीपल्स पार्टी दे सकती है, लेकिन वक्त थोड़ा है, चैलेंज बड़ा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, लोकल मसाइल हैं, लोकल पार्टी के मसाइल हैं। ये मसाइल जो है इतने थोड़े अरसे में, अलबत्ता ये है कि वो पीपल्स पार्टी रूल इकट्ठी बैठी है, उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट वहाँ से मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद आपने खुद करना होता है। कैबिनेट ने सरदार साहब, आप सीनियर सियासतदान है सर, और आप सर्दो गर्म बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अनवारुल हक साहब का क्या मूड है, मुस्ताफी होंगे या फिर अदम एतमाद ही आएगी? जैसे चौधरी अनवारुल हक साहब, मैं जब वजीर आज़म था तो मेरे साथ स्पीकर थे, बड़े बासलाहियत और ज़हीन शख्स हैं। मैं नहीं समझता कि इस्तीफा दें या असम्बली तोड़े, इन एक्शन का वो बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे। ज्यादा इम्कान ये है कि बाद में एतमाद को फेस करेंगे, और अभी तक कॉन्फिडेंट है कि उन्हें कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का आज एतमाद में कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। सरदार साहब, उन्होंने कहा था, अनवारुल हक साहब ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ अगर 27 लोग, क्योंकि 27 का जादुई हिंसा चाहिए हुकूमत की तब्दीली के लिए, तो अगर ये इकट्ठे बैठ के कहीं चाय भी पीट लेंगे तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। तो क्या अनवार साहब को यकीन नहीं कि अभी 27 लोग मुकम्मल हुए हैं, और पीपल्स पार्टी की नंबर गेम कहां तक है? जी देखिए, ऐसे है कि ये बात हमारी मौजूदगी में असेंबली में और बाहर प्रेस कई मरतबा कह चुके हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है वो ये है कि ये सारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में इकट्ठे बैठे हैं। इसकी तब्दीली की जगह आज़ाद कश्मीर है, तो मुजफ्फराबाद में इस नंबर को, इस तादाद को पूरा और इकट्ठा होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी को फॉरवर्ड ब्लॉक से कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ जो हमारे रेफ्यूजी MLAs हैं, कैबिनेट से मुस्तफी लोग हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के पास नंबर तकरीबन पूरे हैं, उनको शायद और 2-4 दिन लगे, लेकिन तादाद उनकी पूरी है और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि वो आदमी। तो अतीक साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि तहरीक में वज़ीर आज़म का नाम शामिल करना भी जरूरी है? वो तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप किसी लिफाफे में नाम बंद करके उन्हें देगी और उन्हें कहेगी कि जिस वक्त एतमाद की तहरीक दाखिल करें उस वक्त इसको डिस्क्लोज करें। लेकिन जो कंटेंडर्स हैं उसमें चौधरी यासीन साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, सरदार याकूब साहब हैं, पार्लियामेंटेरियन है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब है और फैसल राठौर साहब हैं। 4 कंटेंडर्स हैं इस वक्त जो हैं, राजा फैसल राठौर, फैसल मुमताज राठौर। तो ये 3-4 लोग हैं जो कंटेंडर्स हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार बताते हैं वो ज्यादा मजबूत है। सरदार साहब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं और मामला ठीक ही चल रहे थे एक तरह से, को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज किया गया, जो मुतालिबात सामने आए, उसके बाद जो माहौल है वो तब्दील हुआ? देखिए, अवामी एक्शन कमेटी का जो मामलात और मसाइल थे, उनमें कुछ मामलात बड़े जेन्युइन थे, जायज़ थे और डेवलपमेंट से मुतल्लिक थे और इंतजामिया से मुतल्लिक थे। कुछ मामलात ऐसे थे जिनका ताल्लुक आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करने से था, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को एक कमेटी बनाना पड़ी। लेकिन इस एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत पर असरात बरतब हुए हैं और सियासी जमातें हैं, सियासी ताकुल है, उनके लिए यकीनन एक गौर फिक्र का मकाम पैदा हुआ है कि उन्हें कुछ चीज़ों से ओहदा बरा होने के लिए इस नई हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए और बेहतर सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। तो ये अनवारुल हक साहब की हुकूमत में कोई ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो सकी किसी हवाले। लेकिन अतीक साहब, हम ये सारी सिचुएशन में देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑपोजिशन में बैठने जा रही है और कहा जा रहा है फ्रेंडली माहौल होगा और पीपल्स पार्टी जो है वो लीड करेगी। तो इस हिकमत अमली को आप कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक तो सियासी और नफसियाती वजह है। उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी एक दफा हुकूमत बना ले तो हम अखलाकी तौर पर इस पोजीशन में होंगे कि 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है
हम ये कहें जी हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया हुकूमत बनाने में, हुकूमत में नहीं थे, तो ये अगला जो टर्न है वो हमें दिया जाए और हमें हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, और पीपल्स पार्टी में कुछ कमी है तो उसको सपोर्ट करें। एक तो जी उससे भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि जो वज़रा हैं नून लीग के, वो उनकी अपनी जाती महफिलों में और मीटिंगों में इस बात का बड़ा इज़हार है कि वो डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। क्योंकि अनवारुल हक साहब की हुकूमत में अपने हलकों की, अपने अवाम की, अपने वोटर्स की कोई खिदमत नहीं कर सके। तो ये 3-4 असबाब उनके तो सरदार साहब, ये जो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है और उसमें जो वज़रा भी शामिल थे और भी बड़ी आम शख्सियात, ये तो फौरन जाके पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मिल गई हैं। कोई अच्छी वजारतें, कोई अच्छे ओहदे देने की कोई बात हुई है, मामला तय हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि तब्दीली जो है ना, ये एक तो पार्लिमानी निज़ाम के जो बुनियादी खराबियाँ हैं उनमें से एक खराबी है। चर्चिल जैसा दुनिया का अजीम आदमी है, उसने भी फ्लोर क्रॉसिंग करके पार्टी तब्दील की थी। बरतानिया जैसी जो पार्लियामेंट है उसमें पिछले चंद सालों में आपने देखा कि 4-5 हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये कोई खुशगवार अमल नहीं है। पार्लिमानी इस्तेकाम होना चाहिए आज़ाद कश्मीर के अंदर। पार्लिमानी अफरा तफरी का और सियासी अफरा तफरी का मुतअम्मल नहीं हो सकते। तो ये सर, ये सरदार साहब आपने बड़ी अच्छी चर्चिल की भी मिसाल दी यहाँ पर। ये तो हल्के के उस अवाम से भी ज्यादती नहीं है कि उन्होंने किसी जमात के लिए आपको वोट दिया और आप वफादारी बदल लें आगे चलकर? देखिए, जहाँ तक मेरा जाती मौक़िफ़ है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिस जमात का मैं सदर हूँ उसका मौक़िफ़ है, तो हमें 93 साल में हम दाखिल हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 93 साल में हमारा सियासी, नज़रियाती और फिक्री मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले जिस मौक़िफ़ पर हम कायम थे, आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है। और पाकिस्तान बनने से पहले हमने करारदाद इलाक़ा पाकिस्तान मंजूर एक मुस्तकबिल में बनने वाले पाकिस्तान के साथ अपनी वापसी का इज़हार किया था। तो मैं तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सियासत में इस्तिकामत बड़ी बुनियादी अल्लाह तौफीक दे तो शर्त है। ये पार्टियां तब्दील कर रहा है, जमातें तब्दील कर रहा, वफादारियां तब्दील कर रहा, मेरे नजदीक तो कोई ज्यादा अच्छा शुगूर नहीं है। बिल्कुल ये अच्छा अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत की तब्दीली है उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाएं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर तफसीलन अपना तज्जिया भी दे रहे थे और जो मालूमात है उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए स्टे सुनो। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अहम मौजू जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है और आगरा में दरियाए जमुना के किनारे संगे मरमर से तामीर करदा ताजमहल मुग़ल फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता है। और यूनिसेफ ने जी कहा है कि इंडिया में मुस्लिम फ़न तामीर का नगीना और दुनिया का एक अजीम शाहकार है ये। और तारीख के मुताबिक ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था, जहां अब शाहजहां और मुमताज़ महल दफन हैं। मगर भारत में ताजमहल के तारीख और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है, जो कि वो करता रहा है अपनी फिल्मों के ज़रिए। और ताजमहल पर जी भारत में द ताज स्टोरी के नाम से एक फिल्म बनाई गई है और उसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। इस फिल्म को 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, मगर ये फिल्म रिलीज होने से पहले तनाज़े का शिकार हो गई है। इस फिल्म में ये दावा किया जा रहा है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। इस फिल्म में तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने पर सोशल मीडिया पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और इसे एक शर्मनाक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक 2015 से लेकर 2024 तक हिंदी सिनेमा ने फिल्मों के ज़रिए मुस्लिम तारीख़ और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके तासुब पसंद मोदी सरकार के बयानिए को आगे बढ़ाया। मुग़लिया दौर के बादशाहों और सल्तनत अहद के सुल्तानों को बेरहम और जालिम दिखाने का मकसद मुसलमानों को हदफ बनाना है, क्योंकि ये फ़िल्म एक ऐसे वक्त में रिलीज़ हो रही है जहाँ बिहार में रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात में पोलराइजेशन या मज़हब की सियासत बहुत हद तक काम करती है। इसी पर बात कर लेते हैं। मारूफ तारीखदान प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तारीख को मसख करने की कोशिश हो रही है। पहले बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर दावे हुए और अब ताजमहल को, मेरा ख्याल है वो जो ताज होटल बनाया गया उससे दिल नहीं भरा कि अब इसको भी हथियाने की जो है वो कोशिश की जा रही है।
क्या मौरखीन इस बारे में कहते हैं? देखिए, मौरखीन का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो सिर्फ हक़ाइक़ को जो है वो लेके चलते हैं, और वो हक़ाइक़ जिनका कि हमें बार बार मुख्तलिफ़ किताबों में हवाले मिलते हैं, और इस हवाले से हमें बहुत क्लियर कट जो बातें पता चलती हैं वो यही कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं फ़िल्म में थोड़ी मैं फ्रीडम दे देती हूँ कि फ़िक्शन है, चलिए कुछ इसमें, लेकिन जब वो फ़िक्शन रिपीटेडली ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करे जो मिसलीडिंग हो। अब देखिए ना, जैसे मैं अब कहती हूँ कि इन्होंने बड़ी मशहूर अकबर जोधा बनाई। जोधा बाई जो हैं वो कभी भी अकबर की बीवी थी नहीं। जोधा जो हैं वो बुनियादी तौर पे जहांगीर की बीवी थी। तो उनकी बहू साहिबा जो थी उनको पकड़ के इन्होंने अकबर की बेगम बना दिया, और उसके बाद जो इन्होंने किस्से, फिर पद्मावती का कोई कैरेक्टर तारीख में फिक्शनल है। अब वो भी कोई 400 साल के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के 350-400 साल के बाद एक शायर ने एक नज़्म लिखी, मुस्लिम शायर ने, एंड इट वाज एन एपिक काइंड ऑफ थिंग ना। तो उसके ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा फसाना। फिर अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हीरा मंडी आई, जिसका लाहौर से हीरा मंडी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो जब ये पै दर पै ऐसी हरकतें होती हैं तो फिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बाय चांस नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है, और जिसमें हम नेगेटिविटी ही की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर इंसान जो है उस पर फिर सोचता है कि कमल साहिबा, हम मूवीज़ में देखते ही हैं मुसलमानों को तो बहुत ही क्रिमिनल विलन के तौर पर दिखाते हैं और इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, और उनका मकसद ही मुसलमानों को टारगेट करना होता है। अब इस मूवी में भी यही मकासद है, यही कोशिश है उनकी कि अगेन मुसलमानों को टारगेट करें। ये बड़ी अहमगाना सी एक बहस शुरू हुई हुई है, और इसको 1980s से एक्चुअली इसका आगाज़ हुआ था। और मैं थोड़ा अपने मैं तारीख़ में कोई गलती ना करूं तो मैं एक रेफरेंस ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगी। एक साहब थे जी, पुरुषोत्तम नगेश ओक साहब, PN ओक। उन्होंने तारीख़ पे खुद ब खुद साख्ता तारीख़दान थे, और उन्होंने फ़ैसले करने शुरू कर दिए, और उन्हीं फ़ैसलों में से मैं चंद फ़ैसले अगर पढ़ के सुनाऊँ। उन्होंने फरमाया कि जी क्रिश्चियनिटी जो है वो बेसिकली क्रिस्निटी से है, कृष्णा के उससे। तो उन्होंने कहा जी कि हज़रत ईसा जो हैं वो हिंदुस्तान आए थे, और फिर यहाँ से वो हिंदू मत सीख के गए, उन्होंने फिर उसको अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जी इब्राहिम जो है वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, तो वो कहते हैं जी ब्राह्मा, कि ये तो ब्राह्मा से है। फिर इन्होंने फरमाया कि हज़रत सारा ये सरस्वती से डिराइव्ड है, और फिर वो कहते हैं कि जी जो इवन मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि जी ये महेश के नाम से जो है। फिर उन्होंने कहा कि वेटिकन जो है वो भी एक हमारा मंदिर था, और वेस्टमिनिस्टर एबे जो है वो भी हमारा एक मंदिर था। और 1989 में इन्होंने साहब ने एक पम्फलेट लिखा, और उस पम्फलेट में हमें, उससे पहले वो ये बात करते आ रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने बात शुरू की कि ताजमहल जो है वो बुनियादी तौर पे एक मंदिर है जिसको कि एक हिंदू राजा ने बनवाया था, और इसको शाहजहां ने गासबाना तरीके से हत्या लिया। अब जब इन्होंने रिट फाइल की, इसी की बेस पे इन्होंने रिटें जी तब से फाइल होती है। तो बड़ी मज़े की बात ये है कि उसके ऊपर फिर ज़ाहिरी बात है रिसर्च हुई। तो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे पूछा गया, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए। और वो जो एक 22 कमरों की मिथ है कि जी 22 कमरे उसके बेसमेंट में हैं, दिलचस्प बात यह है कि वो 22 कमरे नहीं हैं। अच्छा, वो एक पैसेज है लंबा, और उसमें दरवाजे लगे हुए हैं। मुगल आर्किटेक्चर में हमें कमरे नहीं मिलते, हमें पैसेजेस मिलते हैं जिनमें एंट्रेंसेस होती हैं। तो वो ये चीज़ है वहाँ पर। और उसके बाद उनके जितने भी आर्कियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस रिलीज़ की। उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ खाली कमरे हैं, इनमें कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप ASI की जाएं वेबसाइट पे तो वो तस्वीरें मौजूद हैं उन 22 कमरों की, जिसकी आजकल वो रेस्टोरेशन कर रहे हैं। और जब अदालत ने उनको फ़ैसला दिया ये ओक साहब को, तो उनसे कहा कि ओक साहब, ये अब मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ जगहों पे कि आपको लगता है कोई
फिर काट गई थी जो आपने ये थेरी दे दी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s जब इनकी थेरी का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन वो फिर उसको मुख्तलिफ सियासी अज़ाइम की वजह से अब उठा लिया गया है और ये एक बहुत शदीद किस्म की जो है वो बहस बन गई है। अच्छा खाली अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो कदीमी इमारतें हैं वही नहीं, ये तो मज़ाहिब को, ये तो पैगंबरों को, सबको ही मतलब अपने साथ ही नथी करने निकले इन्होंने। असल में बात ये है, मैं कदीम हिंदुस्तान के फ़लसफ़े की और साउथ एशिया का जो एक रोल है दुनिया में, मैं उसकी बड़ी मोतरफ़ हूँ और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये आना शुरू हो गया कि हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की हर चीज़, हर डिस्कवरी, हर थेरी, हर फ़िलासफ़ी हिंदुस्तान से चली या हर मज़हब यहाँ से चला। माना इस खत्ते का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कहना कि जी जो मज़हब आए, जो इमारतें बनी, जो कुछ भी हुआ वो यहाँ से। अब देखिए ना, इनकी जो वीडियोस आ रही हैं वो तो ये तक बता रहे हैं कि जी हम मोबाइल यूज़ करते थे तो टैब के ऊपर हम करते थे, तो हम GPS इस्तेमाल हो रहा है, और वो एक अजीब किस्म की उन्होंने जो थेरीज़ देनी शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल है वो थेरीज़ जो हैं वो बहुत अहमकाना हैं कि आप तारीख से हट के तो इंटरनेशनली कोई फैक्ट चेक नहीं होता, कोई जो फिर हैं किताबें लिख के इन्हें आईना दिखाते हो कि ये इसके दलाइल हैं, आप क्या बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, बेसलेस आपके पॉइंट्स हैं। देखिए, तारीख के बारे में लिखना एक बड़ा मुश्किल काम है, और जब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं या बात करते हैं तो उसको 1000 जगह पे काउंटर चेक करते हैं। काउंटर चेक करने के अलावा जो पैरेलल हिस्ट्रीज होती हैं, एक ये बड़ी मिथ है कि जी मुग़लों ने अपनी तारीख लिखवाई, लेकिन उस दौर में पूरा हिंदुस्तान का इलाका है, बहुत सारी पैरेलल हिस्ट्रीज भी लिखी गई थी जिनको हम राइटर्स कंसल्ट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। जिस कंक्लूजन पे तारीखदान पहुँचते हैं फिर उसका पीयर रिव्यू भी होता है। एक और ग्रुप होता है जो कि हमारी उस फैक्ट जो भी हम प्रेजेंट करते हैं उसको वेट करते हैं और फिर वो बात आगे किसी पे कॉन्फ्रेंस में पड़ी जाती है। लेकिन अगर आप अपने घर में बैठ के जो भी कुछ सोचना चाहें और उसके बाद वो आप पब्लिक को पेश कर दें, ये तो हेलुसिनेशन, बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इन्होंने फॉल्स किस्म की खुद से ही एक तारीख बना ली है। एक्चुअल में तारीख क्या है, थोड़ी सी अगर बयान कर दें तो एक्चुअल तारीख बड़ी सादा सी है, इसमें कोई इतना वो नहीं। पहले तो मैंने जैसे कहा कि जोधा भाई जो है वो कभी भी अकबर की बीवी नहीं थी, बल्कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था, जेम्स टॉड। उसने कहीं एक किताब में गलती से लिख दिया जोधा भाई का, क्योंकि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए थे, इनको ना यहाँ की ज़ुबान, तारीख, कल्चर कुछ नहीं पता था, तो वो जो सुनते थे उसके बाद जो उनको समझ आता था उसके मुताबिक वो लिख देते थे। चुनाचे बहुत बड़ा गैप था ये एक बहुत बड़ा बदकिस्मती ये है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं तो हमने उनकी लिखी किताबों को बिल्कुल ही जो है वो आसमानी किताबें मान के हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, उसमें बहुत गलतियाँ हैं। तो अकबर के राजपुताना के जो मुख्तलिफ राजे थे उनसे ताल्लुकात बने, तो राजपुताना के जो राजों ने अपनी बेटियां जो हैं मुग़ल दरबार में, दैट वाज अ पॉलिटिकल मैरिजेस। इन पॉलिटिकल मैरिजेस के नतीजे में अकबर की शादी जो है वो एक राजपूत की शहजादी से होती है। इसी तरह जहांगीर की शादी जगत गुसैन जो हैं वो शाहजहां की वालिदा हैं, और इनकी अच्छा, जोधा बाई लफ्ज़ का मतलब होता है लेडी फ्रॉम जोधपुर। तो ये जगत गुसैन जो थी ये जोधपुर की थी, तो बुनियादी तौर पे अकबर की बहू हैं जो जोधा भाई हैं, तो इनका कोई तो ये सिलसिला चलता रहा। तो शाहजहां के दौर तक आते आते राजा मान सिंह, आपने नाम सुना होगा, इसी फैमिली के एक सपूत थे राजा जय सिंह। राजा जय सिंह की जमुना के किनारे हवेली थी बहुत बड़ी। तो जब मुमताज़ महल की 1631 में डेथ होती है तो शाहजहां ने सोचा कि मैं इस तरह का कोई मकबरा अपनी बीवी के लिए बनवाऊं, तो उसको ये जगह पसंद आई, तो उसने राजा जय सिंह से कहा कि ये मैं लेना चाहता हूँ। तो ये ख़ानदान पूरा 3 नस्लों से इतना मुगलिया हुकूमत का नमक खार रहा कि जय सिंह ने कहा कि मैं ये आपको मुफ्त दे देता हूँ और आप इस पे जो करना चाहें कर लें। लेकिन शाहजहां ने कहा कि मैं ये मुफ्त नहीं लूँगा,
चुनाचे उसके बदले में राजा जय सिंह को 4 हवेलियां और दी गईं। सही। इसका एक बाकायदा अहदनामा हुआ। ओके। ये 28 दिसंबर 1633 को ये अहदनामा हुआ, जिसमें के स्टैंप लगी और शाहजहां ने वो जायदाद जो है जय सिंह के हवाले की। फितरत से आशना थे, दूर अंदेशी का मुजाहरा किया उसके बाद जी। और ये भी कहा जाता है कि इनको तामीरात बनाने का बड़ा शौक था। शाहजहां की जी तामीरात जो हैं वो मैं दुनिया उनको इंजीनियर बादशाह के नाम से याद करती हैं, और जब वो आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो मेरा ख्याल है दुनिया की बेहतरीन इमारत जो हैं वो इन्होंने बनाई। ये जो मैं बातें कर रही हूँ, अगर कोई थोड़ी रिसर्च करना चाहे तो जयपुर की कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट कर ऑनलाइन मिल जाता है, ये शाहजहां वाला जिसमें ये ज़मीन खरीदी गई और हवेली के ऊपर ताजमहल। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो हम मिसाल सुनते हैं ना, आज भी कोई बड़ा अच्छा खाना बना दे, कोई चीज़ कर दे कि इसके हाथ कटवा दी जाए, तो ये कोई हुआ था या ये बस एक वैसे ही कोई कहानी है जो कि उसके साथ एसोसिएट की जाती है कि हाथ कटवा दिए गए थे? बदकिस्मती हमारी ये है कि उनका तो चलिए कहानियाँ बनाना, मैं कहती हूँ ना, उनका तो हक है, उनके दिल में इतनी नफरत है, लेकिन हमारे भी जो कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो फट हर वो बात जो हमारे बुजुर्गों के या मुस्लिम लेगेसी के अगेंस्ट जा रही है उसको गले से लगाते हैं और उसके बाद वो उनसे ज़्यादा ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी मैं आपको सादा सी वजह बता देती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि शाहजहां इंजीनियर बादशाह, उसने बहुत इमारत बनाई। जिस वक्त ताजमहल बन रहा था उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बहुत शानदार इमारत बन रही थी। अब उन इमारत की आर्किटेक्चर, फिर उनकी एम्बेलिशमेंट, मसलन वहाँ पे काशीकारी हो रही थी, प्यात्रा दौरा हो रहा था, क्या हो रही थी, और जिन लोगों ने इस ताजमहल में काम किया वो इन बाकी इमारत पे भी काम कर रहे थे। जहांगीर का मकबरा ये भी उन्हीं दिनों की कंस्ट्रक्शन है, और वो एक जगह काम ख़त्म करते थे और दूसरी जगह जाते थे, दूसरी से तीसरी जगह, और ये पूरी एक लड़ियाँ थीं जो 400 300 साल काम कर रही थी। तो ये कैसे हो सकता था? अब ताजमहल की तकमील में कहते हैं कि 22,000 वर्कर्स ने काम किया। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जी ताजमहल मुकम्मल हो गया, उसके बाद हमने फैसला किया ये जो 22,000 लोग हैं इनके हाथ कटवाने हैं। अब ज़रा 22,000 लोगों के हाथ कटवाना शुरू कीजिए, और ये फैसला हुआ कि जी जुमेरात को एक का कटेगा तो पीर वाले दिन का तुम्हारा कटेगा, तो बुध वाले दिन तुम आ जाना, और सारे लाइन में यूं करके खड़े हैं, उनके हाथ काट काट के जो है शाहजहां पे कवाद है। यानी ये तो आज पता चल गया कि अब आपने ये मिसाल नहीं देनी, ये मिसाल गलत है। मैं उनसे ज्यादा मुझे शिकवा कुछ अपने लोगों से अटेंशन सीकर है ना, वो जरा कुछ थोड़ा सा हवा के मुखालिफ बात करते हैं कि लोग गलत है, और बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और तारीख के बारे में आपके साथ कोई और सेशन हमें रखना पड़ेगा, और सेशन रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कंवर साहिबा, और यकीनन अब क्लियर हो चुका होगा ये जो इंडिया वाले हर चीज़ पे सियासत करते हैं, अब तारीखी चीज़ों पर भी सियासत शुरू हो चुकी है, और जो निशानियाँ जिनको अजूबा माना जाता है उसका भी क्रेडिट ना भारत चाहता है हर चीज़ को सियासत की नज़र करके, मूवीज़ की नज़र करके खुद क्रेडिट। इलेक्शन भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मंजन चूरन तो जो है वो बेचना होता है। पाकिस्तान वाला तो बड़ी खौफनाक बात है, बिल्कुल तारीख से ये खिलवाड़ है, और चाहे मूवीज के जरिए किया जाए या फिर आप अपने लफ्जों के जरिए करें या फिर आप अपनी तहरीरों के जरिए करें, ये बिल्कुल गलत है और इसकी नफी जो है वो होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।